So in second year English today, I am going to discuss about the novel book, and the novel is The Prisoner of Zenda, written by Sir Anthony Hope Hawkins. तो आज हम एक नॉवल को स्टार्ट करने वाले हैं. नॉवल का नाम है द प्रिजनर ऑफ जेंडा और उसके नॉवलिस्ट है सर एंथनी होप हॉकिंस. एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस द होल स्टोरी इन वन गो. लेट्स से कि आज हम कितने ज़्यादा चैप्टर्स इसके कर पाते हैं. 22 चैप्टर्स इसके हैं, तो हम वन बाय वन चैप्टर को रीड करेंगे और इसकी स्टोरी को जानेंगे कि जेंडा के अंदर स्टोरी है क्या. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर. सो फर्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. ओके, द फर्स्ट चैप्टर इज रजनडाइल्स विद द वर्ड ऑन द एल्फबर्ग. रजनडाइल्स और रजनडाइल्स के बारे में है, और रजनडाइल्स और एक लफ्ज़ आएगा इस चैप्टर के अंदर एल्फबर्ग का. तो इस चैप्टर का नाम है रजनडाइल्स विद द वर्ड ऑन द एल्फबर्ग. वेन्यू है, कहाँ है, किस जगह पर ये फर्स्ट चैप्टर रोनोमा हो रहा है. इट इज़ बीइंग डन इन द हाउस ऑफ बर्लिसडन. बर्लिसडन फैमिली के घर पे, जो कि लंदन सिटी में है, इंग्लैंड कंट्री के अंदर. तो बर्लिसडन फैमिली का घर है. मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था द हाउस ऑफ बर्लिसडन, जिसके अंदर 3 लोग रहते हैं. तो वहाँ पर पहला सीन वहाँ पर हो रहा है. अ फाइट वॉज गोइंग ऑन बिटवीन रुडोल्फ रजनडाइल एंड हिज सिस्टर इन लॉ लेडी रोज बर्लिसडन. एक लड़ाई, मतलब लफ्ज़ी लड़ाई, एक वर्बल फाइट जारी है 2 लोगों के बीच में, रुडोल्फ रजनडाइल और उसके साथ जो है वो उनकी सिस्टर इन लॉ. सिस्टर इन लॉ से मुराद यहाँ पर है क्या चीज़ के भाभी, उनकी भाभी और जो है वो रुडोल्फ रजनडाइल, उनके बीच में जो है वो एक लड़ाई जारी है. ठीक है, लेडी रोज बर्लिसडन नाम उनकी जो है वो भाभी का, या फिर ये रॉबर्ट बर्लिसडन की वाइफ है. इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने बताया था आपको उसके बारे में. रोज वॉज जेलस ऑफ द रेड हेयर्स ऑफ हर ब्रदर इन लॉ. रोज, लेडी रोज बर्लिसडन जो है ना वो जेलस हैं, वो जलन रखती हैं कि उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, तो ब्रदर इन लॉ से मुराद जो उनके देवर हैं यहाँ पर, इसके मतलब तो यही हो गया कि जो उनके देवर हैं उनके जो है वो रेड हेयर्स हैं, बिल्कुल वैसे जैसे रूरिटानिया के बादशाहों के होते हैं, जबकि उनके अपने शौहर के जो है वो रेड हेयर्स मौजूद नहीं है. इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ जेलेसी. रोज ऑफर्ड अ जॉब टू रुडोल्फ रजनडाइल. रोज क्या करती है, अच्छा रोज इस बात पे भी परेशान है जो है वो रुडोल्फ रजनडाइल से कि ही वर्क्स नथिंग, ही इज़ अनएम्प्लॉयड पर्सन. वो कोई काम नहीं करता और वो बेरोज़गार है, वो नाकारा है. तो वही कहती है कि रोज उनको ऑफर करती है एक जॉब रुडोल्फ रजनडाइल को कि ही कुड बिकम एन अटैची ऑफ सर जेकब बोरोडेल, कि वो सर जेकब बोरोडेल का एक अटैची बन सकता है. सर जेकब बोरोडेल कौन है? सर जेकब बोरोडेल असल में एक एम्बेसडर है. एम्बेसडर मतलब इनको हम कह सकते हैं सफ़ीर है ये. ठीक है, एक सफ़ीर है. और अटैची किसे कहते हैं? अटैची मीन्स होता है असिस्टेंट, दैट इज़ असिस्टेंट. तो रोज ऑफर करती हैं एक जॉब रुडोल्फ रजनडाइल को कि वो अटैची असिस्टेंट बन सकता है सर जेकब बोरोडेल का, हु वाज गोइंग टू ओपन एन एम्बेसी इन 6 months, जो 6 महीनों के अंदर एक एम्बेसी खोलने वाले हैं. एम्बेसी मतलब सफारत खाना. कि सर जेकब बोरोडेल 6 महीने में एक एम्बेसी खोलने वाले हैं और तुम चाहो तो उनको एज अ अटैची, एज अ असिस्टेंट उनको तुम ज्वाइन कर सकते हो. रुडोल्फ रजनडाइल प्रॉमिस टू टेक हिज जॉब. रजनडाइल वादा करता है कि वो इस जॉब को ले लेगा. नाउ रुडोल्फ रजनडाइल वांटेड टू गो टू रूरिटानिया. अब रुडोल्फ रजनडाइल सोचता है कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो 6 months का टाइम है, 6 month का मेरे पास टाइम है, 6 month तक मैं फारिग हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इस 6 महीने में मैं रूरिटानिया चले जाता हूँ. वो सोचता है, वो चाहता है कि वो रूरिटानिया चले जाए. रूरिटानिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो कंट्री इमेजिनरी कंट्री है, कि वो रूरिटानिया चले जाए टू सी द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ रुडोल्फ एल्बर्ग द 5th, ताकि वो रुडोल्फ एल्बर्ग द 6th की कोरोनेशन सेरेमनी को देख सके. कोरोनेशन सेरेमनी किसे कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ताजपोशी की रस्म. तो जो ताजपोशी की रस्म होती है इसको हम लोग कहते हैं कोरोनेशन सेरेमनी, जो कि होने वाली थी रुडोल्फ एल्बर्ग की. तो उस चाहता है कि वहाँ पर जाकर वो इस सेरेमनी को देख सके इन जो 6 months का टाइम उसके पास मौजूद है. ही मेड आउट दैट ही वॉज गोइंग टू द टायरोल. अच्छा, उसने घर पे ही नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है, वो कोरोनेशन सेरेमनी देखने के लिए जा रहा है. बिकॉज अगर वो घर पे ये बात बता देता तो क्या होता कि भाई उनकी जो कह लो कि सिस्टर इन लॉ हैं वो जेलस हो जाती कि उनको जाने नहीं देती. तो वो घर पे ये मेड आउट करते हैं, बहाना बनाते हैं कि वो जा रहे हैं टायरोल, द टायरोल. एंड टायरोल क्या है? टायरोल्स आर द माउंटेन्स ऑफ स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड के पहाड़ ने टायरोल कहते हैं कि वहाँ पिकनिक मनाने के लिए जा रहा हूँ. झूठ झूठ कहता है ये अपनी भाभी से. ही प्रॉमिस्ड रोज दैट ही विल राइट अ बुक अबाउट इट इफ़ ही गेट्स टाइम. और वो प्रॉमिस करता, वादा करता है अपनी भाभी से कि अगर वो वहाँ पर जाएगा और वहाँ की वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वहाँ पर एक बुक भी लिखेगा और बुक लिख कर लाकर तुम्हें उसे दिखाएगा. तो ये स्टार्टिंग में ये बात होती है फर्स्ट चैप्टर में रजनडाइल्स विद द वर्ड ऑन द एल्बर्ग के अंदर, जिसमें ये पता लगता है कि रजनडाइल जो है वो जाना चाहता है
कहाँ पर रूटानिया जाना चाहता है और किंग रोडोल्फ द फिफ्थ की कोरोनेशन सेरेमनी को देखना चाहता है। ठीक है, समझ आ गई सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर, क्लियरली सारे पॉइंट्स क्लियर हैं यहाँ पे। ओके, सेकेंड चैप्टर इसके बाद है कंसर्निंग द कलर ऑफ मैंस हेयर, इंसान के बालों के बारे में एक चैप्टर। तो इंसान के बालों के बारे में एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसमें रोजेंटाइल के बालों के बारे में डिस्कशन होगी। तो रोजेंटाइल वेंट टू पेरिस फ्रॉम लंदन। तो रोजेंटाइल सबसे पहले वहाँ से लंदन सिटी से निकलता है और पहुँचता है पेरिस। इट वॉज हिज फर्स्ट डेस्टिनेशन। पेरिस पहले जाता है जो कि फ्रांस की एक सिटी है, और लंदन से वहाँ जाते हैं, स्टेट देयर फॉर अ डे, और वहाँ पर एक दिन के लिए रुकता है बिकॉज ऑफ द अंकल विलियम्स मैक्सिम, चूँकि अंकल विलियम की अपनी मैक्सिम की वजह से, मैक्सिम कहते हैं कहावत, और अंकल विलियम मतलब कोई अंकल विलियम थे इनके रोजेंटाइल के। तो वो कहते हैं अंकल विलियम हमेशा कहा करते थे कि कोई भी इंसान अगर पेरिस से गुजरे तो वो 24 घंटे गुजारे बिना वहाँ से ना गुजरे। मतलब पेरिस इतना अच्छा शहर है, कम से कम 24 आवर्स तक वहाँ पर स्टे करे। इस वजह से वो पेरिस में 24 आवर्स तक स्टे करता है। और पेरिस में रोजेंटाइल का अपना एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है जॉर्ज फेदरली। वो मिलता है अपने दोस्त जॉर्ज फेदरली से, जो कि, और जॉर्ज फेदरली खुद क्या है, एक ब्रिटिश एम्बेसडर है, बरतानवी सफ़ीर है पेरिस के अंदर, बरतानिया का एम्बेसडर है, सफ़ीर है, और उसकी एम्बेसी पेरिस के अंदर मौजूद है। और जॉर्ज फेदरली रोजेंटाइल का अच्छा दोस्त है। तो वो दोनों मिलते हैं। रडोल्फ रोजेंटाइल हैड डिनर विथ हिम इन द ड्यूरेंट। ड्यूरेंट नाम के एक रेस्टोरेंट में क्या करते हैं, वो डिनर करते हैं, रात का खाना खाते हैं। एंड देन दे लिसन ओपरा। उसके बाद ओपरा सुनते हैं। ओपरा इस टाइप ऑफ अ सॉन्ग कि ओल्ड क्लासिकल सॉन्ग्स जो है वो हाई पिच में गाए जाते हैं, उनको ओपरा कहा जाता है। वो ओपरा को सुनते हैं। फाइनली ही रीच जॉर्ज फेदरलीज होम, और आखिरकार आखिर क्या होता है कि वो लोग जॉर्ज फेदरली के घर पहुंच जाते हैं। रोजेंटाइल जो है जॉर्ज फेदरली के घर चले जाते हैं एक रात वहाँ पर स्टे करने के लिए। देयर ही मेट विद बर्ट्रम बर्ट्रैंड, और वहाँ पर मुलाकात होती है रोजेंटाइल के बर्ट्रम बर्ट्रैंड से। बर्ट्रम बर्ट्रैंड जिसका निक नेम जो है वो बर्ट है। बर्ट्रम बर्ट्रैंड कौन है? अ फ्रेंड ऑफ जॉर्ज फेदरली। अभी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है इस ऐसा करके ना, आगे जाकर आप इससे फेमिलियर होंगे। अभी सारे कैरेक्टर्स मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ स्टार्ट में। तो वहाँ पर वो मिलते हैं बर्ट्रम बर्ट्रैंड से, जिसको बर्ट कहते हैं। अ फ्रेंड ऑफ जॉर्ज फेदरली, जो जॉर्ज फेदरली का दोस्त है, मतलब रोजेंटाइल का दोस्त नहीं, जॉर्ज फेदरली का दोस्त है, पेरिस में रहता है। और खुद है क्या बर्ट्रम बर्ट्रैंड? हु वाज अ पोएट इन द क्रिटिक। द क्रिटिक नाम का एक अखबार है, न्यूज़पेपर है जो पेरिस में छपता है। वो उसमें एज अ पोएट, एज अ शायर वो वर्क करता है। यह बर्ट्रम बर्ट्रैंड की प्रोफेशन के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी क्या प्रोफेशन है। बर्ट्रम बर्ट्रैंड, जिसको हम सिर्फ बर्ट कह सकते हैं, लव्ड मैडम एंटनी डी मोबैन। वो मोहब्बत करता है, वो पसंद करता है एक खातून को जिनका नाम है मैडम एंटोनी डी मोबैन। तो मैडम एंटनी डी मोबैन को वो पसंद करता है, ये बर्ट्रम बर्ट्रैंड। ही इज इन लव विथ दिस लेडी, मैडम एंटनी डी मोबैन। अब ये मैडम एंटनी डी मोबैन खुद क्या है? और फ्रेंच विडो लेडी, एक फ्रांसीसी विडो मतलब होता है बेवा, एक फ्रांसीसी बेवा खातून है जिनके हस्बैंड की वफात हो चुकी है। बट शी लव ब्लैक माइकल। लेकिन मैडम डी मोबैन खुद किसको पसंद करती हैं? ब्लैक माइकल को पसंद करती हैं। ब्लैक माइकल के बारे में मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता चुका हूँ कि मोर्जेंटिक मैरिज से पैदा हुआ बेटा है किंग रोडोल्फ द फोर्थ का ब्रिटानिया के। तो मैडम डी मोबैन ब्लैक माइकल को पसंद करती हैं। द सेकंड सन ऑफ किंग रोडोल्फ एल्बर्ग द फोर्थ, किंग रोडोल्फ एल्बर्ग द फोर्थ का जो दूसरा बेटा है। एंड बॉर्न बाय अ मोर्जेंटिक मैरिज, जो मॉर्गेंटिक मैरिज से पैदा हुआ है। मॉर्गेंटिक मैरिज के बारे में मैंने आपको बताया था डिटेल में कि नॉन रॉयल मैरिज होती है ये। तो बर्ट्रम बर्ट्रैंड खुद इनको पसंद करता है, बल्कि मैडम डी मोबैन इनको नहीं जानती बिल्कुल भी, और वो पसंद करती हैं ब्लैक माइकल को या ड्यूक माइकल को। एंड हु इज द एंटागोनिस्ट और विलन ऑफ द स्टोरी। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मतलब जब रात हो जाती है फिर सुबह होती है, तो मंडे का दिन होता है, पीर का दिन होता है। ही वेंट टू स्टेशन विद जॉर्ज फेदरली। तो वो रवाना होते हैं आगे की सफ़र के लिए। स्टेशन जाता है जॉर्ज फेदरली के साथ सुबह सवेरे। एंड टूक अ टिकट ऑफ ड्रेसडन, और वहाँ से टिकट लेते हैं पेरिस से ड्रेसडन का। एंड ड्रेसडन के बारे में आप जानते हैं कि इट इज़ द बॉर्डर सिटी बिटवीन जर्मनी एंड रूटानिया। मैप जब मैंने बताया था तो मैप में बनाया था ना कि जर्मनी और रूटानिया का बॉर्डर सिटी जिसको ड्रेसडन कहते हैं, वो ड्रेसडन तक का टिकट लेता है। और मैडम एंटनी डी मोबैन वॉज हिज फेलो ट्रैवलर। और उस दौरान क्या होता है, मैडम एंटनी डी मोबैन उसकी फेलो ट्रैवलर होती हैं। फेलो ट्रैवलर से मुराद होता है हम सफ़र, उसकी वहाँ पर हम सफ़र होती हैं। मतलब जिस ट्रेन में जाकर वो बैठता है, उसी ट्रेन के अंदर जो है या उसी डब्बे के अंदर, उसी बोगी में अपोजिट टू रोडोल्फ रोजेंटाइल कौन बैठती है? मैडम एंटनी डी मोबैन बैठती हैं। और जॉर्ज फेदरली उसे बताता है कि ये बर्ट्रम बर्ट्रैंड की गॉडेस हैं, या बर्ट्रम बर्ट्रैंड की महबूबा है जिनका नाम है मैडम एंटनी डी मोबैन। शी वॉज 31 to 32 ईयर्स ओल्ड। वो 31 या 32 साल की खातून है मैडम डी मोबैन। दे लुक्ड एट ईच अदर इन द बोगी विदाउट बीइंग नोटिस्ड। अच्छा, कहते हैं कि रोजेंटाइल और मोबैन ने एक दूसरे को, चूंकि आमने सामने बैठे हुए तो देखा जरूर था, लेकिन कैसे देखा था? अननोटिस्ड।
मतलब जब मोबैन जब किसी और तरफ देख रही थी तो फिर रजंडाइल ने उनको देखा था, और जब रजंडाइल की निगाहें कहीं और थी तो मोबैन ने उनको देखा था। मतलब दोनों ने एक दूसरे को देखा था, एक दूसरे के शक्ल को पहचान गए थे उस सफ़र के दौरान ही, जब वो ड्रेसडन पेरिस से गए। तो ये आज समझ में आ गई बात, यहाँ तक क्या हो रही है बात। एट ड्रेसडन, जब ड्रेसडन पे ट्रेन रुकती है, ही सॉ ए न्यूज़पेपर, तो एक न्यूज़पेपर उठाता है रजंडाइल और न्यूज़पेपर में देखता है कि द कोरोनेशन सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन वेंसडे। अच्छा, अभी क्या है कि मंडे का दिन है, मंडे है, ठीक है। अब इसको ऐसा ये लगता है इसको, ठीक है, कि कोरोनेशन सेरेमनी जो है वो ट्यूसडे को होने वाली थी, तो वो चाह रहा था कि बस वन डे ही अगर गैप हो जाता तो वो आराम से एक ही दिन में जो है वो कोरोनेशन सेरेमनी देखकर वापस आ जाता। लेकिन कोरोनेशन सेरेमनी की डेट एक दिन और आगे बढ़ गई है, और अब वो वो ट्यूसडे के बजाय वेंसडे को होनी है। अच्छा, ये अभी नहीं पता कि इसकी डेट आगे एक्सटेंड क्यों की गई है, लेकिन वो न्यूज़पेपर में पढ़ता है ड्रेसडन में उतरने के बाद न्यूज़पेपर में कि ताजपोशी की रस्म किंग रुडोल्फ की एक दिन और आगे बढ़ गई है, वेंसडे पहुंच गई है। तो अब वो सोचता है कि अब वो स्टेल्सो तो जा नहीं सकता। ही डिसाइडेड टू गो टू जेंडा, वो जेंडा जाने का फैसला करता है, बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड अ लॉजिंग इन स्टेल्सो। चूंकि स्टेल्सो में उसको कोई होटल या वो कमरा नहीं मिल सकता था, चूंकि सारे कमरे बुक हो चुके होंगे और कोई कमरा मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा हैवी चार्जेस उसको देने पड़ेंगे। चूंकि स्टेल्सो इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ रूरिटानिया, स्टेल्सो जो है वो रूरिटानिया का दारुल हुकूमत है, और यह स्टेल्सो जहाँ पर कोरोनेशन सेरेमनी की रस्म होने वाली है, जहाँ पर ताजपोशी होने वाली है। अब वो सोचता है कि अब वहाँ पर एक दिन स्टे तो वो नहीं कर सकता स्टेल्सो में, ना ही वो इतने ज़्यादा हाई चार्जेस पे कर सकता होटल्स के, तो वो बजाय स्टेल्सो जाने के वो रुक जाता है जेंडा में। जेंडा इज़ अनदर सिटी, एक और शहर है रूरिटानिया के अंदर। जेंडा वॉज 50 माइल्स अवे फ्रॉम स्टेल्सो, वो स्टेल्सो से 50 मील दूर जो है वो जेंडा क्या है, एक शहर है, एंड 10 माइल्स अवे फ्रॉम ड्रेसडन, और बॉर्डर सिटी से 10 मील के फासले पर है, और स्टेल्सो से 50 मील के फासले पर है। मतलब पहले जो है वो ड्रेसडन से जेंडा आता है और जेंडा के बाद फिर आगे जाकर स्टेल्सो आता है। मैडम एंटनी डी मोबैन कंटिन्यूड हर जर्नी टू स्टेल्सो। अच्छा, वो तो उतर गया, ड्रेसडन से जो ट्रेन स्टेल्सो को जा रही थी वो नहीं गया, उसने दूसरी ट्रेन पकड़ी जेंडा को जाने वाली, लेकिन उसने देखा जा कि वो जो मैडम डी मोबैन है वो स्टेल्सो जा रही थी, बिकॉज वो चूँकि ड्यूक माइकल उनको पसंद करती थी, ड्यूक माइकल उन्हें अच्छे से जानता था, तो उनके पास रहने के लिए काफ़ी जगह होंगी स्टेल्सो में, मतलब वो काफ़ी एक अमीर व कबीर खातून थी ना, तो उनके लिए तो मसला नहीं था, तो वो तो चले गए स्टेल्सो। लेकिन ये ड्रेसडन पर रुककर जेंडा के ट्रेन इसने पकड़ ली। रुडोल्फ रज़ेंडाइल स्टेड एट एन इन इन जेंडा, जेंडा पहुंचकर वो रुका एक इन में। इन किसे कहते हैं, आप इसको सराय कह लो या मेहमान खाना आप इसको कह लो, होटल भी कह सकते हैं, छोटा होटल। वो एक इन में आकर रुकता है जेंडा में, कैप्ड बाय अ फैट ओल्ड लेडी, जिसकी मालकन होती है एक मोटी बूढ़ी औरत, फैट ओल्ड लेडी उसकी मालकन होती है। एंड शी हैड 2 डॉटर्स, और उसकी 2 बेटियां होती हैं। तो 2 डॉटर्स होती हैं उस मोटी बूढ़ी औरत की, 2 बेटियां होती हैं। द यंगर एंड प्रीटियर वन लव्ड जोहान द ड्यूक कीपर। सो दिस इज हियर इज द जोहान, ठीक है। तो क्लियर, ओके। जो छोटी बेटी होती है, जो छोटी होती है और ज़्यादा प्यारी होती है दोनों में से, वो मोहब्बत करती है, वो पसंद करती है जोहान को। ये जोहान एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है। जोहान क्या है, द ड्यूक कीपर। ड्यूक कीपर मतलब ड्यूक माइकल का रखवाला है, ड्यूक माइकल का बॉडीगार्ड है, ठीक है। याद नहीं करें नामों को, नाम आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। नाम नहीं याद करें कि मैंने इतने सारे नाम ले लिए, क्योंकि आगे कैरेक्टर्स रिपीट होंगे चैप्टर्स में, नाम खुद ही जहन में बैठ जाता है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो 2 बेटियां थी उस इनकी मालकन की, उसकी जो छोटी बेटी थी, वो छोटी बेटी पसंद करती जोहान को। जोहान कौन है, द ड्यूक कीपर, ड्यूक माइकल का रखवाला है, ये बॉडीगार्ड कह लो आप उसको, वो है। द ओल्ड लेडीज हीरो वाज ब्लैक माइकल। अच्छा, बूढ़ी औरत जो थी वो एज अ किंग जो है वो चाहती थी कि ब्लैक माइकल बादशाह बने। जेंडा के लोग ज़्यादातर यही चाहते थे कि ब्लैक माइकल बादशाह बनना चाहिए, बजाय किंग रुडोल्फ एल्बर्ग के। किंग रुडोल्फ एल्बर्ग के वजह से चाहती थी कि वो ब्लैक माइकल जो है वो बादशाह बने, बिकॉज किंग रुडोल्फ द फिफ्थ स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम अब्रोड। क्योंकि किंग रुडोल्फ द फिफ्थ जो अभी शहजादा है और बादशाह बनने वाला है, जो कि बुध के दिन, उसने अपना ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजारा है, अब्रोड, बाहर ममालिक में घूमते फिरते गुजारा है। तो रूरिटानिया के अंदर उसको ज़्यादा लोग नहीं जानते, तो पब्लिक वोट उसको मौजूद नहीं है। तो लोग वहाँ के यही चाहते थे कि बादशाह बनने के लायक ब्लैक माइकल है, चूँकि वो हमारे बीच में रहा है, जबकि किंग रुडोल्फ तो हमारे बीच ज़िंदगी उसने गुजारी ही नहीं है, तो वो इस लायक नहीं है कि उसको बादशाह बनना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि चूँकि वो एक लाइनेज चल रही है, बादशाह थे मोनार्ची के अंदर, तो अब शहजादा अच्छा हो बुरा हो उसी को बादशाह बनना होता है। तो डेमोक्रेसी के अंदर ये होता है कि लाइक लोग रूलर बनते हैं, लेकिन मोनार्ची के अंदर ये सिस्टम नहीं है, वहाँ अच्छा बुरा जो भी है बादशाह वही बनेगा। द यंगर लेडी टोल्ड रुडोल्फ रज़ेंडाइल दैट द किंग इज इन द शूटिंग लॉज ऑफ जेंडा। छोटी बेटी जो जोहान द ड्यूक कीपर की लवर है, वो बताती है रज़ेंडाइल को कि बादशाह इस वक्त जेंडा के शूटिंग लॉज में मौजूद है।
जेंडा में एक घर है कह लो, जिसको शूटिंग लॉज कहते हैं, जहाँ पर शिकार वगैरह करने के लिए लोग ठहरते हैं। तो कहते हैं भी किंग रुडोल्फ द फिफ्थ जो है वो जेंडा में ही मौजूद है, स्टेल्सो में नहीं है, और शूटिंग लॉज में मौजूद है। और बाकी जो ब्लैक माइकल और लोग स्टेल्सो में वो बादशाह की कोरोनेशन सेरेमनी की तैयारियों में लगे हैं, प्रिपरेशन उसकी कर रहे हैं। तो ये बताती है। तो ये अपना माइंड बना लेता है रजनडाइल के मैं किसी तरह से बादशाह से मिलूंगा, अगर वो जेंडा में इसी शहर के अंदर अगर मौजूद है तो शूटिंग लॉज में। जोहान एंटर्ड इन द इन, और थोड़ी देर के बाद क्या होती है, इन्हीं बातों में जोहान वो दाखिल होता है इस इन के अंदर। एंड शॉक टू सी आर। अब जब मैं आर लिखूंगा तो दिस इज रडोल्फ रोजेंडाइल, और वो शॉक हो जाता है रडोल्फ रोजेंडाइल को देखकर, बिकॉज ही रिजेंबल्स अ लॉट विद प्रिंस रुडोल्फ द फिफ्थ, क्योंकि वो बिल्कुल मुशाबियत रखता था किससे, किंग रुडोल्फ से, जो बादशाह बनने वाले थे। जोहान ने देखा हुआ था बादशाह को, तो बिल्कुल वो हू बहू, मतलब 99% बिल्कुल दोनों सेम थे। रुडोल्फ रोजेंडाइल जो इंग्लैंड से आने वाला एक ट्रैवलर है वो भी, और साथ में जो भी शहजादे जो बादशाह बनने वाले बुध के दिन, दोनों एकदम सिमिलरिटी रखते थे। तो जोहान ये देखकर बिल्कुल चौंक जाता है, शौक में पड़ जाता है। तो समझ में आ गई बात आपको, इस चैप्टर 2 के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई। काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हुए। चैप्टर 2 काफ़ी बड़ा चैप्टर, बाकी तो सारे छोटे चैप्टर्स इसके क्लियर है ना, सारी चीज़ें स्टोरी जहन में रखें ना, कनेक्ट करना है चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़े चैप्टर 3 पे। तो चैप्टर 3 इज अ मैरी इवनिंग विद अ डिस्टेंट रिलेटिव, एक दूर के रिश्तेदार के साथ एक खुशी वाली शाम, एक मैरी इवनिंग है, खुशी वाली शाम एक दूर के रिश्तेदार के साथ, ठीक है। तो जोहान टोल्ड रोजेंडाइल दैट ही कुड टेक, अच्छा नेक्स्ट मॉर्निंग, ये अगली सुबह के दिन है, तो यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर अब बात हो रही है ट्यूसडे मॉर्निंग की। ट्यूसडे मॉर्निंग है और ब्रेकफास्ट का टाइम है, ठीक है। तो जोहान आता है रोजेंडाइल के पास उसी इन में, और जोहान कहता है रोजेंडाइल से कि वो उसकी बहन का एक स्पेयर रूम में खाली कमरा ले सकता है स्टेल्सो में। जोहान की जो बहन है वो रहती है स्टेल्सो में, ठीक है, कैपिटल सिटी में, और उसकी बहन के घर में कमरा खाली है। तो वो वही जोहान ये कहते हैं जो कि तुम जा ही रहे हो वहाँ पर, मतलब तुम्हें जाना ही कहाँ पर है भाई, कि स्टेल्सो जाना है, तो तुम वहाँ पर एक दिन स्टे कर सकते हो जाकर, मेरी बहन का कमरा खाली है, मैं तुम्हें सस्ते दामों में दिलवा दूंगा। तो रोजेंडाइल एग्रीड एंड सेंट हिज लगेज बाय ट्रेन। रोजेंडाइल तैयार हो गया भाई, तो अंधा क्या चाहे दुआ के, उसको तो जाना ही वही था। तो रोजेंडाइल तैयार हो गया और उसने ट्रेन जो अपना लगेज समझ मतलब सामान, अपना लगेज अपना सामान उसने ट्रेन से भिजवाया, ट्रेन के थ्रू एड्रेस डालकर भिजवा दिया। ही स्टार्टेड ऑन फुट टू स्टेल्सो थ्रू द वुड्स ऑफ जेंडा, जबकि खुद वो क्या किया उसने, वो पैदल पैदल रवाना शुरू हो गया जेंडा की जानिब। मतलब सामान तो भिजवा दिया लेकिन खुद पैदल पैदल रवाना हुआ, चूँकि उसको मिलना है किंग से। उसको लगा कि मैं शूटिंग लॉज से गुजरूंगा तो क्या पता मुझे बादशाह से मेरी मुलाकात हो जाए। ही गॉट अस्लीप ड्यूरिंग हिज जर्नी, चलते चलते थक गया, सो गया, मतलब लेट गया एक जगह जंगल में जाकर। एंड व्हेन ही वोक अप ही फाउंड 2 men गेजिंग एट हिम, जब वो जागा तो देखा 2 लोग उसकी तरफ घूर कर देख रहे थे जंगल में। कॉलोनियल सेप्ट और कॉलोनियल फ्रिट्स। कर्नल सेप्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और दूसरा है कर्नल फ्रिट्स वॉन टैडलेनहेम, ये पूरा नाम है। तो सेप्ट और फ्रिट्स भी हम इनको शॉर्ट में कहते हैं कि ये 2 लोग ये देख रहे थे रोजेंडाइल को गौर से। एंड 2 लोग कौन है, द बॉडी गार्ड्स ऑफ किंग रुडोल्फ द फिफ्थ। किंग रुडोल्फ द फिफ्थ के दोनों बॉडी गार्ड्स हैं, ठीक है, सेप्ट और फ्रिट्स। वो दोनों देख रहे थे और आर्मी के मतलब के ड्रेस में मौजूद थे पूरी तरह से। देयर आर मेट विद किंग रुडोल्फ, और वहीं पर उसकी मुलाकात किंग रुडोल्फ से भी होती है, बादशाह रुडोल्फ से होती है। किंग रुडोल्फ ऑफर्ड रोजेंडाइल अ डिनर। जब किंग रुडोल्फ देखता है रोजेंडाइल को तो पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। रोजेंडाइल बोलता है कि वैसे तो वो चौंक जाता है वो भी देख करके, वो बिल्कुल रिजेंबलेंस उसकी है। फिर रोजेंडाइल पूरी डिटेल बताता है, स्टोरी बताते हैं कि किस तरह से मेरी रिजेंबलेंस सिल्वर फैमिली से मिलती है। वो लेडी एमिली वाला किस्सा जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सुनाया था वो उसको सुनाता है। और फिर क्या होता है कि तो किंग रुडोल्फ जो है तो वो रोजेंडाइल को डिनर ऑफर करता है कि भाई आज आओ, आज शूटिंग लॉज में हमारे साथ तुम डिनर करो, ठीक है, जो हमें भी जाना है जेंडा तो तुम हमारे साथ ही, वो स्टेल्सो हमें भी जाना है तुम हमारे साथ ही चलना। दैट्स व्हाई द चैप्टर नेम अब मैरी इवनिंग विद अ डिस्टेंट रिलेटिव, एक दूर के रिश्तेदार के साथ एक सुहानी शाम। तो रोजेंडाइल एंड किंग रुडोल्फ दे बोथ आर डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ ईच अदर, अगर सोचें तो, ठीक है। दे ऑल वेंट टू शूटिंग लॉज, वो सारे के सारे शूटिंग लॉज चले गए, और शूटिंग लॉज में वहाँ उनकी मुलाकात होती है जोसेफ से। Who was the Joseph? Joseph was the royal chef of the king, बादशाह का शाही हंसामा या शाही कुक कह लो, बावर्ची कह लो। हर बादशाह का अपना एक शाही बावर्ची होता है जो बादशाह के लिए स्पेशल खाने बनाते हैं, वो जोसेफ था। अरेंज्ड द डिनर ऑन टेबल, वो टेबल पर डिनर अरेंज कर देता है। जोहान्स मदर, जबकि जोहान की माँ, जोहान की मदर वॉज ऑल्सो देयर एज अ मेड, वो शूटिंग लॉज के अंदर नौकरानी होती है, मासी का काम करती है। तो जोहान की माँ का नाम है फ्रोलिन हॉफ। तो जोहान जो है ना ड्यूक कीपर, ये उसकी माँ है फ्रोलिन हॉफ। तो वो शूटिंग लॉज के अंदर क्या है, एक मेड है, मेड मतलब मासी है, नौकरानी है, ठीक है। तो ये 2 लोग और मिले वहाँ पर उनको अंदर।
जोसेफ ऑफर्ड किंग रोडोल्फ अ वाइन गिवन बाय ब्लैक माइकल। जोसेफ क्या करता है, किंग रोडोल्फ को एक वाइन देता है, एक शराब देता है और कहता है कि आपके भाई ब्लैक माइकल ने स्पेशल आपके लिए भेजा, आप इसको पिएंगे। ही ड्रैंक इट, वो पी लेता है पूरी की पूरी बोतल, रजनडाइल सॉरी किंग रोडोल्फ, एंड दे ऑल फेल अस्लीप, और सारे के सारे उसके बाद शराब पीकर खाना खाकर सो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद वो चैप्टर 3 यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये ट्यूसडे कह लो कि ट्यूसडे नाइट है ये, मतलब कि उस ट्यूसडे नाइट को खा पीकर शराब वराब पीकर सो जाते हैं। अब सुबह का जो दिन है वेंसडे, इसमें क्या है भाई, इसमें जो है वो कोरोनेशन सेरेमनी होने वाली है। क्लियर ये चैप्टर, चैप्टर 3 क्लियर? ओके, नेक्स्ट चैप्टर पे। द किंग कीप्स हिज अपॉइंटमेंट, बादशाह अपने वादे को पूरा करता है। ठीक है, अब कैसे वादा पूरा, वादा क्या है, बादशाह का अपॉइंटमेंट क्या है कि उसको वेंसडे मॉर्निंग को जाना है कोरोनेशन सेरेमनी में। इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, सुबह के 5 बज रहे हैं, बुध का दिन है, ठीक है, वेंसडे मॉर्निंग है। ठीक है, तो नाउ ये वेंसडे आ गया जिस दिन कोरोनेशन है। दे फाउंड दैट किंग ले अनकॉन्शियस ऑन द फ्लोर ड्यू टू दैट ड्रग्ड वाइन। तो देखते हैं सेप्ट और फ्रिट्स और रजनडाइल देखते हैं कि बादशाह बिल्कुल बेहोश बेसुध पड़ा है फर्श में। क्यों? चूंकि जो ब्लैक माइकल ने जो शराब की बोतल भिजवाई थी जोसेफ से, उसमें जो है वो कोई मौजूद था, कोई पॉइजन मौजूद था, या वो टॉक्सिक था, वो पॉइजनस था, जिसको पीकर वो क्या हो गया है कि वो बेहोश हो चुका है, फेंट हो चुका है पूरी तरह से, और वो बिल्कुल हिल नहीं रहा। और ये कोई आसार नहीं दिखते कि 7-8 घंटे तक वो उठ सकता है, अपने मतलब अपने होशावास में आ सकता है। सेप्ट कन्विंस रजनडाइल टू डिस्कस एज किंग एंड वेंट टू स्टेल्सो। सेप्ट कन्विंस करता है रजनडाइल को कि वो डिस्कस कर ले। डिस्कस मतलब होता है कि भेस बदलना, कि वो भेस बदल ले, बादशाह के तौर पर स्टेल्सो जाए और उसकी कोरोनेशन सेरेमनी कर दी जाए। मतलब कि जाहिर सी बात है, बादशाह तो अभी उठ नहीं सकते असली वाले, तो तुम बादशाह की तरह लगते हो हूबहू, तो तुम चलो और तुम्हें ताजपोशी की रस्म में बैठा देते हैं लाकर। जोसेफ तो वो कन्विंस करता है, रजनडाइल थोड़े हिचकिचाहट के बाद आखिरकार मान जाता है। जोसेफ शेव्ड रजनडाइल बिकॉज किंग रोडोल्फ हैड नो बियर्ड। अच्छा, देयर इज ओनली वन डिस्टिंक्शन बिटवीन रजनडाइल एंड किंग रोडोल्फ, क्योंकि किंग रोडोल्फ की दाढ़ी नहीं थी जबकि रजनडाइल की दाढ़ी थी। तो जोसेफ क्या करता है, रजनडाइल के शेव कर देता ताकि उसकी दाढ़ी खत्म हो जाए और वो 100% बादशाह जैसा दिखे। फ्रोलिनहॉफ लिसन दीज थिंग्स। अच्छा, ये सब चीजें फ्रोलिनहॉफ जोहन की मां सुन रही थी दरवाजे के पीछे। तो सेप्ट क्या कर देता है, उसके हाथ पांव बांधकर सेप्ट जो है वो उसको, ताकि वो बता नहीं दे किसी को जाकर, वो उसको इम्प्रिजन कर देता है कोल सेलर में, मतलब कोयले वाली कोठरी में एक छोटा कमरा होता है शूटिंग लॉज के अंदर, उसमें बांध के डाल देता है। वाइल केप्ट द किंग इन द वाइन सेलर, जबकि उसी के पड़ोस में एक वाइन सेलर होता है, शराब वाला एक छोटा सा कमरा होता है, शराब की कोठरी होती है, उसके अंदर बादशाह को लिटा देता है और जोसेफ से कहता है कि तुम इस दोनों कमरों की देखभाल करना जब तक हम कोरोनेशन सेरेमनी वगैरह से होकर आते हैं। तो ये जोसेफ को वहां पर गार्डिंग के लिए छोड़ देता है शूटिंग लॉज की। एट 9:30, 9:30 बजे, रजनडाइल, सेप्ट और फ्रिट्स रीच स्टेल्सो बाय ट्रेन। ट्रेन से आखिरकार वो स्टेल्सो पहुंच जाते हैं कोरोनेशन सेरेमनी के लिए। और रजनडाइल इस वक्त भेस बदला हुआ किंग रोडोल्फ का। क्लियर? तो किंग कीप्स हिज अपॉइंटमेंट, बादशाह अपने वादे को पूरा करता है। अगर चाहे वो बादशाह असली बादशाह नहीं पहुंचता, डिस्गस्ट बादशाह को भेजा जाता है ताकि वो कोरोनेशन तक पहुंच जाए। नेक्स्ट चैप्टर पे है। ओके, चैप्टर 5, द एडवेंचर्स ऑफ एन अंडर स्टडी। एक अंडर स्टडी के कारनामे। अंडर स्टडी किसे कहते हैं कि अगर किसी मूवी थिएटर के अंदर, मूवी थिएटर में स्टेज ड्रामा परफॉर्म हो रहा होता है ना, तो अब अभी तो मूवीज़ वगैरह चल रही होती हैं, मतलब कि प्रिंटेड, पहले क्या होता था स्टेज पर परफॉर्मेंस होती थी। तो अगर कोई मेन एक्टर मिसिंग है, तबीयत खराब हो गई, नहीं आ सका है, तो उसकी जगह कोई दूसरा इंसान उसके रोल को अदा करना शुरू कर देता है। उसी को हम अंडर स्टडी कहा करते थे मूवी थिएटर के वक्तों में, पुराने ज़माने में। तो यहाँ पर द एडवेंचर्स ऑफ एन अंडर स्टडी, या अंडर स्टडी समझ रजनडाइल है जो किंग रोडोल्फ की गैर मौजूदगी में बादशाह को अपना रहा है, तो उसके मोहम्मद। एट स्टेशन, रजनडाइल वॉज इंट्रोड्यूस टू मार्शल स्टेकेंस। स्टेशन पर जब उतरते हैं 9:30 बजे, तो रजनडाइल को इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्शल स्टेकेंस से। नाउ हु इज दिस मार्शल स्टेकेंस? ही वॉज द आर्मी लीडर ऑफ रूरिटानिया। जैसे है ना कि कमर बाजवा हमारे पाकिस्तान के, ठीक है, राहिल शरीफ थे पाकिस्तान में, वैसे रूरिटानिया क्या है, मार्शल स्टेकेंस, सबसे बड़े आर्मी लीडर, कमांडर इन चीफ कह सकते हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह सकते हो, आर्मी लीडर कह सकते हो, कुछ भी कह दो। दे स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम न्यू टाउन। आखिरकार उन्होंने जो है वो घोड़े पर बैठता है बादशाह ट्रेन से उतरकर, और मतलब रजनडाइल और बाकी सेप्ट, फ्रिट्स, मार्शल स्टेकेंस सब चाहते हैं कैथेड्रल की जानिब जहां पर कोरोनेशन सेरेमनी होने वाली है। तो अब स्टेल्सो के अंदर 2 टाउन्स हैं, उसके अंदर ओल्ड टाउन है, न्यू टाउन है, 2 टाउन में टूटा हुआ है। न्यू टाउन बादशाह के पसंद करने वालों का, बादशाह के लवर्स का टाउन है, तो वहाँ आप लोग बड़े फूल वूल फेंकते हैं बादशाह के ऊपर और बड़े मतलब खुशी के साथ बड़े खुश होते हैं, नारेबाजी करते हैं बादशाह के ऊपर। रजनडाइल सॉ मैडम एंटनी डी मोबैन इन अ बैल्कोनी। रजनडाइल जब गलियों से गुजर रहा होता है घोड़े में, तो वो देखता है कि मैडम एंटनी डी मोबैन बालकोनी में खड़े होकर उसको देखती हैं हैरत से और शौक हो जाती हैं वो देखकर उसको, क्योंकि वो पहचान जाती हैं उसको कि ये तो वही शख्स है जो मेरे साथ जो है वो ट्रेन में सफ़र करते हुए आया है।
तो वो पहचान जाती हैं कि ये जो है वो असली बादशाह नहीं है, तो वो फ़ौरन से अंदर जाती हैं ख़त लिखने के लिए ड्यूक माइकल के, उसको इन्फॉर्म करने के लिए जाती हैं, किसी तरह से उसको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि ये जो है वो असली बादशाह नहीं है, बल्कि ये एक डिस्गस्ट पर्सन है, एक भेस बदल कर कोई इंसान आया हुआ है यहाँ पर। और तुमने जो प्लान बनाया था वो प्लान मतलब कि अगरचे वो बेहोश तो हो गया असली बादशाह, लेकिन एक नकली बादशाह उठाकर यहाँ पर लेकर आ गए। दे रीच्ड ओल्ड टाउन ऑफ द सिटी, आखिरकार न्यू टाउन से निकलते हैं, ओल्ड टाउन में पहुँचते हैं। ओल्ड टाउन माइकल के लवर्स का टाउन था, माइकल्स के चाहने वाले वहाँ पर ज़्यादा थे स्टेल्सो के अंदर। वेयर कैथेड्रल वाज सिचुएटेड, और इसी ओल्ड टाउन के अंदर कैथेड्रल था। कैथेड्रल किसे कह सकते हैं? कैथेड्रल इज एक्चुअली द बिगेस्ट चर्च ऑफ अ कंट्री। ठीक है, किसी भी मुल्क का जो सबसे बड़ा चर्च होता है उसको कैथेड्रल कहा जाता है। और इसी कैथेड्रल के अंदर कोरोनेशन सेरेमनी होती है, ताजपोशी की रस्म होती है बादशाह की। तो देयर रजनडाइल मेट विथ प्रिंसेस फ्लेविया एंड ड्यूक माइकल, वहाँ पर पहली मुलाकात होती है रजनडाइल की प्रिंसेस फ्लेविया से, जो कि फीमेल प्रोटागोनिस्ट है, मतलब हीरोइन है, और उसके अलावा ड्यूक माइकल से मुलाकात होती है जो कि एंटागोनिस्ट है, विलन है। तो पहली मुलाकात उसकी वहाँ पर, तो ड्यूक माइकल जब देखता है उसको तो ही वॉज शॉक्ड, वो शॉक हो जाता है। कैथेड्रल में देखते हैं कि वो कैसे आ गया, उसको तो लगता है कि वो नहीं आएगा चूंकि उसने तो ड्रग वाइन दी थी। तो द कार्डिनल परफॉर्म द कोरोनेशन सेरेमनी। कार्डिनल क्या होता है? इट इज़ द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ अ कंट्री। किसी भी मुल्क का जो सबसे बड़ा सरबरा होता है ना, प्रीस्ट होता है, पादरी होता है, वो कार्डिनल कहलाता है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पादरी पोप कहलाता है। तो ये कार्डिनल, और शहर का सबसे बड़ा एबट कहलाता है, जैसे एबट ऑफ कैंटरबरी। तो द कार्डिनल क्या करता है? परफॉर्म करता है कोरोनेशन सेरेमनी को, वो ताजपोशी की रस्म करता है, ताज पहनाता है बादशाह को। आफ्टर द सेरेमनी ओल्ड डॉट ऑफ हिम, अच्छा बादशाह की ताजपोशी की रस्म के बाद बहुत सारे लोग आते हैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, उसको मुबारकबाद पेश करने के लिए। उसमें से ओल्ड लॉर्ड टॉपहैम भी आता है, बूढ़ा लॉर्ड टॉपहैम। लॉर्ड टॉपहैम कौन था? ही वॉज अ ब्रिटिश एम्बेसडर इन स्टेल्सो। स्टेल्सो के अंदर बरतानवी सफीर था, ये बरतानिया का सफीर था। ठीक है, अच्छा वो बादशाह को कॉन्ग्रेचुलेट करने आता रजनडाइल को। एट हुज हाउस इन ग्रोसवेनर स्क्वायर लंडन ही हैड डांस्ड अ लॉट ऑफ टाइम बट ओल्ड लॉर्ड टॉपहैम कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। अच्छा, जब वो देखता है लॉर्ड टॉपहैम को, लॉर्ड टॉपहैम को देखता है रजनडाइल तो चौंक जाता है, बोलता है यार ये क्या हो गया, जो उसका घर था ग्रोसवेनर स्क्वायर लंदन में, और कई बार रजनडाइल उसके घर पे नाचा था, डांस किया था जाकर। ऐसे डांस किया था किसी पार्टी शार्टी में, तो बोला ऐसे नहीं पहचान ले कि तो भाई ये जो मेरे घर पे आके नाचता था। तो उसने फिर वो क्या हुआ कि आखिरकार वो बूढ़ा इंसान था तो उसकी नज़रें इतनी अच्छी काम नहीं कर रही थी, तो वो नहीं पहचान सका, और वो फिर उसने शुक्र किया कि अच्छा वो उसने मुझे पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ असल में। दे ऑल रीच द पैलेस आफ्टर दैट, कोरोनेशन सेरेमनी खत्म हो गई और कैथेड्रल से आखिरकार ये लोग पैलेस के महल पहुँच गए, बादशाह अपने महल में पहुँच गया बाकी लोगों के साथ। क्लियर है चैप्टर? कोरोनेशन सेरेमनी हुई इस चैप्टर 5 के अंदर। ठीक है, कोई सवाल इसके अंदर? नो क्वेश्चन स्टिल नाउ? क्लियर? अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको रिकॉर्डिंग को रोक कर मैं आपको बता दूंगा, तो मसला नहीं है। ठीक है, इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, पॉइंट सारे, क्योंकि मैंने बस मेन पॉइंट्स इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इकट्ठे कर दिए जितने भी चैप्टर के हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेपर में पूछे जाते हैं, बाकी एक्स्ट्रा बातें ही बड़ी लिखी हुई है बट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट इन एनी वे। चैप्टर 6 है द सीक्रेट ऑफ अ सेलर, एक कोठरी का राज। ठीक है, सीक्रेट मतलब होता है राज और सेलर मतलब होता है कोठरी, कोठरी का राज। सेप्ट एंड रजनडाइल वेंट टू शूटिंग लॉज इन द इवनिंग, ये छोटा सा चैप्टर है कि मतलब छोटे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सेप्ट और रजनडाइल पहले से निकलते हैं, शूटिंग लॉज जाते हैं शाम के वक्त टू ब्रिंग बैक द किंग, ताकि बादशाह को वापस लेकर आ जाए, जो कि राइट से उस वक्त तक वो होश में आ चुका होगा, ड्रामेबाजी खत्म हो जाएगी रजनडाइल की सारी। फॉरेलिनहॉफ वाज नॉट इन द कोल सेलर, फॉरेलिनहॉफ मतलब जोहान की माँ, जोहान की माँ कोल सेलर के अंदर नहीं थे। पहले वो कोल सेलर में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर जोहान की माँ मौजूद नहीं है, जिसको उन्होंने बांध कर रखा था, सेप्ट ने जिसको बांध कर रखा था उस कमरे में। इन द वाइन सेलर, फिर वाइन सेलर के अंदर जाते हैं तो देखा था, उसमें देखते हैं कि जोसेफ जो है वो मरा पड़ा है, जिसको रखवाली के लिए छोड़ा गया था ना, वो मरा पड़ा है वाइन सेलर के अंदर। एंड द किंग वॉज नॉट देयर, और बादशाह वहाँ पर मौजूद नहीं था, बादशाह को ड्यूक माइकल के लोग उठाकर लेकर जा चुके थे, और जोसेफ की भी डेथ हो चुकी है, और वो खातून भी नहीं है, मतलब जोहान की माँ जो वहाँ पर इनको बांध कर रखा गया था। तो इस चैप्टर के अंदर ये राज पता लगता है कि सेलर के अंदर के बादशाह जो है वो मिसिंग है असल, तो वरना उनको तो ये लग रहा था कि बादशाह मिल जाएंगे, उनको हम उठा के ले जाएंगे, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह 6 चैप्टर के साथ ही रजेंडा सेकेंड ईयर का नॉवल खत्म हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, एक क्लाइमेक्स आ गया उसके अंदर के वहाँ पे अब बादशाह मौजूद नहीं है। ऐसा तो होना ही था, तभी चैप्टर 21 चैप्टर तक ये जाएगा आगे। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया चैप्टर 7। हिज मैजेस्टी स्लीप्स इन स्टेल्सो, मेरे आका दोबारा से स्टेल्सो में जाकर सो जाते हैं। मैजेस्टी से मुराद बादशाह सलामत दोबारा स्टेल्सो में जाकर सोते हैं, लेकिन बादशाह सलामत से मुराद यहाँ पर फिर रजनडाइल है, दोबारा से वो स्टेल्सो में जाते हैं, मतलब अगेन। इन द शूटिंग लॉज सेप्ट कन्विंस रजनडाइल टू कंटिन्यू द ड्रामा ऑफ बीइंग अ किंग।
शूटिंग लॉज के अंदर फिर सेप्ट रजनडाइल को कन्विंस कर दिया दोबारा कि तुम्हें ये ड्रामेबाजी जारी रखनी पड़ेगी बादशाह वाली, क्योंकि अभी असली बादशाह मौजूद नहीं है और उस वक्त तक जारी रखनी पड़ेगी जब तक रियल किंग को स्टोर नहीं किया जाता, उसको दोबारा से हम बहाल नहीं कर देते, तब तक तुम्हें बादशाह बनना पड़ेगा। तो वो आखिरकार एग्री कर लेते हैं इस चीज़ से। रजनडाइल वांटेड टू ब्यूरी जोसेफ, और रजनडाइल लेकिन ये चाहता था कि वो जोसेफ को दफना दे, ब्यूरी कर दे, उसको दफना दे उस बेचारे रॉयल शेफ को। बट माइकल्स मैन केम, लेकिन उससे पहले कि वो दफनाता माइकल के आदमी आ गए अपने सबूत को मिटाने के लिए। एंड देयर स्टार्टेड अ फाइट बिटवीन देम, और वहाँ पर एक लड़ाई शुरू हो गई माइकल के आदमियों के बीच में और इस तरह से रजनडाइल और सेप्ट उनके बीच में। रजनडाइल फिंगर इंजर्ड बाय बुलेट शॉट, तो रजनडाइल और सेप्ट जब वहाँ से भागे ना, तो जब वहाँ से भागे तो रजनडाइल की उंगली में, सीधे हाथ की एक उंगली में उसको एक गोली लग गई, और गोली लग गई और उसके हाथ से खून बहना शुरू हो गया, मतलब उंगली में गोली लगकर उसके चले गई। तो आखिरकार जो है वहाँ से फिर उन्होंने रुके, वो कुछ जगहों पर जाकर वहाँ पे मरहम पट्टी की रजनडाइल ने अपने हाथों की, और सेप्ट और रजनडाइल पहुँच गए दोबारा से पैलेस। पैलेस मतलब दोबारा महल आ गए, क्योंकि वहाँ बादशाह तो मौजूद नहीं था शूटिंग लॉज में। क्लियर है चैप्टर 7। नेक्स्ट सेपरेट, अ फेयर कजन एंड अ डार्क ब्रदर, एक गोरा कजन और एक काला भाई, मतलब गोरा कजन से मुराद यहाँ रजनडाइल है और डार्क ब्रदर मतलब ड्यूक माइकल है। द नेक्स्ट डे फ्रिट्स इन्फॉर्म दैट हाफ ऑफ द 6 आर हियर इन स्टेल्सो, तो अगले दिन फ्रिट्स बताता है सेप्ट को कि माइकल के 6 गुंडों में से आधे गुंडे यहाँ पर मौजूद हैं, द 6। तो ये अलग से पेपर में सवाल बनता है उसका कि द 6 कौन थे। तो माइकल के 6 गुंडों में से 3 गुंडे जो है वो अभी स्टेल्सो में मौजूद हैं। एंड द 6 वाज अ गैंग ऑफ रफियंस एम्प्लॉयड बाय ब्लैक माइकल, और द 6 कौन है? गैंग है, एक गुरोह है गुंडों का, गैंग ऑफ रफियंस गुंडों का गुरोह है, एम्प्लॉयड बाय ब्लैक माइकल, जिसको ब्लैक माइकल अपने पास रखता है, मतलब किराए के गुंडे, भाड़े के गुंडे जिसको हम कहते हैं, गलत काम करने के लिए, एविल डीड्स का परफॉर्म करने के लिए। इनमें से ये 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। सो सबसे पहले इसका लीडर है रूपर्ट ऑफ हेंजू, जिसका नाम है, ठीक है। सो रूपर्ट ऑफ हेंजू वाज द लीडर ऑफ द 6 एंड ही बिलोंग टू रूरिटेनिया, जो रूरिटेनिया से बिलोंग करता था। लॉनेनग्राम है, ये भी रूरिटेनियन है, क्राफ्टस्टीन है, ये भी रूरिटेनियन है। तो ये 3 जो है ना शुरू के, ये रूरिटेनियंस हैं, और बाकी ये 3 जो है ना वो रूरिटेनियंस नहीं है, दे आर द फॉरेनर्स। फॉरेनर्स मतलब कि ये बाहर मुल्क के हैं। डिगॉटेट ये फ्रांस का है, बर्सुनिन ये बेल्जियम का है, डिकार्ड ये इंग्लैंड का है। तो ये 6 टोटल 6 स्कॉन्ड्रल हैं, 3 जो है वो आपके रूरिटेनियंस हैं और 3 जो है वो आपके फॉरेनर्स हैं, ठीक है। तो ये रूपर्ट ऑफ हेंजू, लॉनेनग्राम, क्राफ्टस्टीन, डिगॉटेट, बर्सुनिन, डिकार्ड, ठीक है। ये 6 गुंडे हैं जो कि ड्यूक माइकल के साथ हर वक्त रहते हैं, वो अपने पास उनको रखता है अपने गलत काम को सर अंजाम देने के लिए, सारे के सारे। द फॉरेनर्स वर इन स्टेल्सो, जबकि सारे फॉरेनर्स थे वो स्टेल्सो में थे, जबकि रूरिटेनियंस थे वो जेंडा में थे, बादशाह की रखवाली कर रहे थे वो, चूंकि वो लेकर बादशाह को चला कैसल में कैद कर चुका है, तो उसकी रखवाली करने के लिए ये रूरिटेनियंस हैं। और स्टेल्सो में इस वक्त रजनडाइल को मारने के लिए उसने छोड़ा हुआ 3 लोगों को, डिगॉटेट, बर्सुनिन, डिकार्ड को, ठीक है। देन रजनडाइल वेंट टू फ्लेवियास पैलेस विद कॉलोनियल फ्रिट्स। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि रजनडाइल जाता है फ्लेविया के महल, फ्लेविया का महल अलग है, उसमें जाते हैं कर्नल फ्रिट्स के साथ। और फ्रिट्स के साथ क्यों जाता है? फ्रिट्स चाहता था दिल से कि वो भी फ्लेविया के महल में जाए। क्यों? बिकॉज फ्रिट्स लव्ड काउंटेस हेल्गा वॉन स्ट्रॉफजिन। फ्रिट्स मोहब्बत करता था नवाबजादी हेल्गा वॉन स्ट्रॉफजिन से। ये कौन है? हेल्गा वॉन स्ट्रॉफजिन, हु वाज अ बॉसम फ्रेंड ऑफ प्रिंसेस फ्लेविया। ये शहजादी फ्लेविया की जिगरी दोस्त और अच्छी दोस्त थी, जिनको फ्रिट्स पसंद किया करता था। इसलिए फ्रिट्स ने जब कहा कि मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ जो है वो फ्लेविया के महल में, ताकि मेरी मुलाकात काउंटेस हेल्गा से हो सके। ही वॉन्टेड टू परफॉर्म टीटी विथ हर, वो उसके साथ परफॉर्म करना चाहता, टीटी या टीटी। नाउ टीटी या टीटी, इसको रेड से मैंने लिखा है, इट इज एक्चुअली अ फ्रेंच वर्ड। ये फ्रेंच वर्ड है, तभी मैंने रेड कलर से लिखा है। इसके मतलब होता है कि सीक्रेट टॉकिंग्स या विस्परिंग टॉकिंग्स, सरगोशी में बातें करना या धीमी आवाज में बातें करना या राजो न्यास की बातें करना, दैट इज कॉल्ड टीटी या टीटी। तो वो चाहता था कि वो जो है वो काउंटेस हेल्गा के साथ जो अपने दिल की बातें करें, तो वो कहते हैं इसलिए मुझे भी साथ लेकर चलो। तो रजनडाइल फ्रिट्स को अपने साथ लेकर जाता है। रजनडाइल मेट विथ माइकल। अच्छा, वहां पर फ्लेविया के महल में रजनडाइल मिलता है माइकल से और उसके 3 स्काउंड्रल से, 3 रफियन से, 3 गुंडों से, इन द पैलेस ऑफ फ्लेविया, फ्लेविया के महल के अंदर ही। चूंकि माइकल उसको वहां पर लेकर आते हैं 3 गुंडों को, डिगॉटेट, बर्सुनिन, डिकार्ड को दिखाने के लिए कि भाई इस शख्स को मारना है, मतलब इस शख्स को जो है वो मारना है, इस शख्स को खत्म करना है। तो वो उसके साथ मिलवाता है आपके रजन। ब्लैक मंकी ये कहता है मैं अपने 3 दोस्तों से आपको मिलवाना चाहता हूँ, वो एक करके तीनों से जो है वो मिलवाता है वहां पर फ्लेविया के महल में, ताकि इसको जो है वो मार दिया जाए किसी तरह से। समझ की बात है? चैप्टर 3 में क्या बात हुई? अफेयर कजन एंड डार्क ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। चैप्टर 9, अ न्यू यूज
ऑफ फॉर अ टी टेबल। चाय के मेज़ का एक नया इस्तेमाल। देखो चाय के मेज़ का एक इस्तेमाल तो ये होता है कि चाय के मेज़ में हम लोग चाय पीते हैं रख के, टी टेबल जिसको कहते हैं। आज हम एक नया इस्तेमाल चैप्टर में अंदर सीखेंगे कि एक नया इस्तेमाल भी हो सकता है चाय के टेबल का। ये नाम लिखा हुआ है इन्होंने चैप्टर का, एंथनी होप ने। तो थोड़े से मज़ाहिया किस्म के नाम उन्होंने लिखे हैं ताकि वो स्टोरी, और जब कंप्लीट चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि नाम ये क्यों लिखा है। नॉवेल के अंदर इसी तरह किया जाता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, उसके लिहाज से फिर पढ़ा जाता है उसको। वन डे सेप्ट गेव अ लेटर टू रोजेंटाइल। एक दिन क्या होता है कि सेप्ट रोजेंटाइल को एक खत देता है, एक लेटर देता है। द लेटर वॉज रिटन बाय मैडम एंटनी डी मोबैन, और वो लेटर लिखा था मैडम एंटनी डी मोबैन ने। इन दिस लेटर शी इन्वाइटेड रोजेंटाइल इन द समर हाउस अलोन, और उस लेटर में मॉडर्न मोबैन ने लिखा था कि रडल्फ रोजेंटाइल जो है वो समर हाउस में आए और अकेले आए, किसी को लेकर ना आए, और उसको बहुत सीक्रेट बातें बतानी है उसको, मोबैन को। अच्छा, मोबैन ने ये खत लिखा था ड्यूक माइकल की बोलने पर, उसकी हुक्म पर, क्योंकि ड्यूक माइकल चाहता था रोजेंटाइल को समर हाउस में बुलाकर वहाँ पर मार दे, उसका काम तमाम कर दे, उसका काम खत्म कर दे। तो इस तरह से मोबैन ने ये खत लिखा, और उसमें नहीं बताया कि ड्यूक माइकल ने मुझे कहा, उसने बोला कि मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, तुम वहाँ पर आ जाओ। रोजेंटाइल वेंट इनसाइड द समर हाउस। समर हाउस किसे कहते हैं? एक छोटा सा घर जो कि नॉर्मली किसी ग्राउंड वगैरह के अंदर, पिकनिक एरिया वगैरह के अंदर, किसी पार्क वगैरह के अंदर छोटा सा घर बना होता है, उसको हम समर हाउस कहते हैं। तो हट वगैरह टाइप के जैसे होता है ना, हट भी कह सकते हैं, जिस तरह से सी व्यू हॉक्स पे वगैरह साइड पर जो हट्स होते हैं, तो उस तरह का समर हाउस होता है। तो रोजेंटाइल समर हाउस के अंदर जाता है, जबकि सेप्ट जो है वो बाहर ही खड़ा रहता है समर हाउस के, क्योंकि उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि उसको अकेले आने कहा जाता है। तो वो सेप्ट को नहीं आने देता, बोलता तुम बाहर खड़े रहो, और वो बाहर से मुराद बिल्कुल मेन गेट के बाहर, पार्क के भी बाहर उसको खड़ा करता है, और खुद पार्क के अंदर समर हाउस होता है, उसके अंदर जाता है वो। इनसाइड द समर हाउस ही मेट विथ मोबैन, और समर हाउस के अंदर वो मिलता है मैडम एंटनी डी मोबैन से, रोजेंटाइल। शी टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट ड्यूक्स प्लान ऑफ मर्डरिंग हिम एंड मैरिंग प्रिंसेस फ्लेविया, और वहाँ पर उसको बताती है मोबैन, तमाम ड्यूक के मसूल के बारे में बताती है कि ड्यूक माइकल ये चाहता है कि तुम्हारा कत्ल कर दे वो, और तुम्हें कत्ल करने के बाद प्रिंसेस फ्लेविया से वो शादी करना चाहता है, क्योंकि उसको ये पता है कि तुम असली बादशाह नहीं हो। वो तुम्हें कत्ल कर देगा, तुम्हें कत्ल करने के बाद वो असली बादशाह को भी मार देगा जो उसकी कैद में है। उसके बाद वो फ्लेविया से शादी करके खुद ड्यूक माइकल क्या बनेगा, बादशाह बन जाएगा रूरिटानिया का। तो वो पूछता है तुम मुझे क्यों बता रही हो सारी बातें? तो वो कहती है कि मैं इसलिए तुम्हें माइकल के प्लान के बारे में बता रही हूँ, बिकॉज ही डिडंट वांट माइकल टू मैरी प्रिंसेस फ्लेविया, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि ड्यूक माइकल प्रिंसेस फ्लेविया से शादी कर ले, क्योंकि मोबैन खुद फ्लेविया से शादी करना चाहती हैं। सॉरी, आई वॉज रॉन्ग। मोबैन वांटेड टू मैरी ब्लैक माइकल, वो ड्यूक माइकल या ब्लैक माइकल से खुद शादी करना चाहती हैं, इसलिए वो कहती हैं कि इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसका प्लान कामयाब हो जाए किसी भी तरह से, तभी तुम्हें मैं सारी असलियत बता रही हूँ यहाँ पर। द थ्री, और भागी उसी दौरान जब ये बातें चल रही होती तो तीन गुंडे, डिकार्ड, बर्सन एंड डिकॉटेड, ये तीनों पहुंच जाते हैं समर हाउस के दरवाजे पर और दरवाजे पर नॉक करते हैं। और डिकार्ड ऑफर करता है रोजेंटाइल को 50,000 ब्रिटिश पाउंड, कि मैं तुम्हें 50,000 पाउंड दूंगा, तुम ये सारे ड्रामेबाजी खत्म करके वापस इंग्लैंड चले जाओ जहाँ से तुम आए हो, और जो तुम ड्रामेबाजी जो तुम कर रहे हो। रोजेंटाइल एक्सेप्टेड द ऑफर। रोजेंटाइल ने कहा ठीक है चलो, मुझे तुम्हारी ऑफर मंजूर है। लेकिन रोजेंटाइल को पता होता है कि ये लोग सारे झूठे हैं, तो वो सामने एक टी टेबल पड़ा होता है, आयरन टेबल, लोहे का मेज पड़ा होता है, उसको उठाकर वो अपने सामने रख लेता है, सामने शील्ड बना लेता है उसको सामने। तो और कहता है ठीक है गेट खोलो। जैसे ही वो लोग गेट खोलते तो क्या होता है, तीनों एक एक फायर करते हैं रोजेंटाइल की तरफ, गेट खोलते साथ फायर करते हैं, और वो फायर करते फायर आकर टकराती है कहाँ पर, रोजेंटाइल के पास जो आयरन टेबल होती है उसे टकराती है, लोहे की टेबल, और आखिरकार वो क्या करते हैं, टेबल को उनके ऊपर फेंक देता है। वो दोनों तीनों क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, गेट से पीछे जाकर नीचे गिर जाते हैं। रोजेंटाइल बाहर निकलता है और अपनी रिवॉल्वर से एक फायर करता है, गोली मारता है, डिकार्ड को, डिकार्ड के शोल्डर पर गोली लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है, और वहाँ से भागते भागते वो समर हाउस से निकल जाता है, सेफ एंड साउंड, बिल्कुल सही सलामत। तो ये एक समर हाउस इंसिडेंट भी कहलाता है, या टी टेबल इंसिडेंट इसी को हम कहते हैं, जिसमें रोजेंटाइल के बहादुरी के बारे में पता लगता है कि अकेले उसने 3 बंदों को संभाला और उसकी जान भी बच गई और वहाँ से बाहर भी निकल गया। क्लियर? ये चैप्टर 9 क्या क्या बातें उसके अंदर हुई हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे है वापस क्लियर। हाँ मोबैन को एक चैप्टर आपसे, हाँ मोबैन को हुआ यकीनन, अभी आगे इस चैप्टर में पता लगेगा कि मोबैन, जाहिर से पता है माइकल को ये बात पता लग गई, ठीक है, कि मोबैन बिल्कुल, हाँ, तो अब कैद में डाल देगा उसको भी, हम देखते हैं क्या होता है। चैप्टर 10 है अ ग्रेट चांस फॉर अ विलन, विलन के लिए एक बेहतरीन मौका, ठीक है। यहाँ विलन से मुराद जो है वो रोजेंटाइल लिया जा रहा है। रोजेंटाइल अगरचे विलन नहीं है, बट अभी आपको समझ जाएगा विलन क्यों कह रहे हैं उसको। ड्यूक माइकल एंड द 3 स्काउंड्रेल्स मूव टू जेंडा। अगले दिन क्या होता है, ड्यूक माइकल और उसके तीनों गुंडे वो स्टेल्सो छोड़कर जेंडा चले जाते हैं, क्योंकि अब उनका काम खत्म हो गया। यहाँ पर उनको मारना था रोजेंटाइल को, जो नहीं मारा तो प्लान फेल हो गया।
तो वो लोग चले जाते हैं सारे के सारे वहाँ। मैड्रिड वुमैन वॉज इम्प्रेजेंट बाय ब्लैक माइकल इन द कैसल ऑफ जेंडा। और क्या करता है ब्लैक माइकल को, जब पता लगता है कि मैड्रिड वुमैन ने रोजेंडाइल को भागने में मदद की है, तो वो क्या करता है भाई कि ब्लैक माइकल जो है वो मैड्रिड वुमैन को कैद कर देता है कैसल ऑफ जेंडा में। एक कैसल ऑफ जेंडा के अंदर वो अपने कैसल के अंदर कैद में डाल देता है सजा के तौर पर, पनिशमेंट के तौर पर उसको। सेप्ट अरेंज्ड अ बॉल, और सेप्ट फिर क्या करते हैं, एक बॉल अरेंज करता है। पेपर में सवाल आता है कि व्हाट इज अ बॉल। बॉल से मुराद बैट बॉल नहीं है यहाँ पर, डांस सेरेमनी को भी बॉल कहा जाता है। पुराने वक्तों में सिंड्रेला वगैरह में आपने देखा होगा डांस सेरेमनी हुआ करती थी, तो जिसमें बादशाह सलामत और बाकी भी लोग सारे डांस कर रहे होते थे, शहजादे वगैरह, तो उसको बॉल कहा जाता था। रोजेंडाइल और फ्लेविया के लिए उन्होंने एक बॉल अरेंज किया। क्यों बॉल अरेंज किया? बिकॉज पीपल वर स्प्रेडिंग र्यूमर्स अबाउट द मैरिज ऑफ फ्लेविया एंड ब्लैक माइकल। चूंकि लोग एक तरह से र्यूमर से अफवाहें फैला रहे थे रूटेनिया में कि फ्लेविया की शादी ब्लैक माइकल के साथ ही होनी है, तो उसने बोला कि नहीं, कि इससे तो मतलब एक तरह से नेगेटिविटी फैल रही है। तो सेप्ट ने कहा कि मैंने एक बॉल अरेंज किया जिसमें क्या होगा कि डांस करेंगे रोजेंडाइल और फ्लेविया, ताकि लोगों के दिल में आएगा कि इनके बीच में अभी मोहब्बत कायम दायम है, मौजूद है। तो रोजेंडाइल डिड क्वाड्रिल एंड वॉल्ट्स विद प्रिंसेस फ्लेविया। रोजेंडाइल क्या करता है, डांस करता है फ्लेविया के साथ, और दो तरह के डांस करता है, क्वाड्रिल एंड वॉल्ट्स। क्वाड्रिल टू कपल डांस इसको हम कहते हैं। लाइक क्वाड मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल टाइप, मतलब इस तरह से होता है ना, यूं करके कि ये दो कपल्स होते हैं, तो दो कपल्स फिर इस तरह से स्क्वायर में डांसिंग करते हैं। स्क्वायर में मतलब इधर फिर उधर फिर इधर फिर उधर। पुराने वक्तों में अंग्रेज वगैरह जो है वो बड़े हॉल के अंदर इस तरफ से वो स्क्वायर में डांस कर रहे होते थे, मतलब टू मेल एंड टू फीमेल इस तरह से डांस होता है। और वो इस तरह कभी इस तरह क्रॉस हो रहे होते हैं, कभी इस तरह से क्रॉस हो रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, वो पूरा एक पैटर्न, ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना के डांस कर रहे होते हैं। क्वाड्रिल कहा जाता था उसको। क्वाड मतलब चार। वॉल्ट्स डांस भी होता था। वॉल्ट्स डांस जो है वन कपल डांस होता है, जिसमें वन कपल डांस होता है, वॉल्ट्स इसको कहते हैं। तो उसमें वो भी पुराने वक्तों में प्रिंसेस वगैरह में आपने देखा होगा, बारबी वगैरह में, कि वो शहजादा होता है, वो मतलब शहजादी होती है, फिर उसका हाथ पड़े घुमाते रहते उसको, तो दैट इज वॉल्ट्स जिसको हम कहते हैं। तो वो कार्टून वगैरह में देखा होगा आपने। व्हेन दे वर लेफ्ट अलोन रोजेंडाइल गॉट इमोशनल। जब आखिरकार वो फिर उनको अकेले छोड़ दिया गया रोजेंडाइल और सेप्ट को, पहले तो सारे लोग वहाँ मौजूद थे, उसके बाद रोजेंडाइल और सेप्ट को अकेले छोड़ दिए गए ताकि ये बातचीत आपस में कर सकें। तो रोजेंडाइल इमोशनल हो गया एंड ही फेल इन लव विद प्रिंसेस फ्लेविया। और फिर उसको क्या हुआ कि शहजादी फ्लेविया से रोजेंडाइल को मोहब्बत हो गई, मतलब उसने अपनी मोहब्बत फील की जो है फ्लेविया के लिए। ही वॉज गोइंग टू डिस्क्लोज हिज ट्रू आइडेंटिटी, और वो चाह रहा था कि उस अकेले में, वो उस अकेले कमरे के अंदर वो रोजेंडाइल क्या करे, फ्लेविया को अपनी असलियत बता दे कि वो बादशाह नहीं है और जैसे वो ट्रैवलर है और वो एक ड्रामेबाजी कर रहा है। बट सेप्ट केम इन द निक ऑफ टाइम। लेकिन सेप्ट बाहर खड़ा हुआ था, वो इस चीज़ को वॉच कर रहा था, और जैसे ही वो बोलने वाला था कि आई एम नॉट द किंग, वैसे ही सेप्ट अंदर आ जाता है कमरे में और इंटरप्ट कर देता है और बोलता है कि भाई कार्डिनल जो है वो मिलने के मुश्ताक हैं आपसे, वो मिलना चाहते हैं, आप उनसे मिलें, क्योंकि वो इंतज़ार नहीं कर सकते कार्डिनल। तो ये कहकर वो रोजेंडाइल को वहाँ से बाहर निकाल लेता है और गुस्से से देखता है कि तुम क्यों सारे प्लान को चौपट करना चाहते हो, असलियत बताकर फ्लेविया को अपनी। क्योंकि जाहिर सी बात है फ्लेविया तो नहीं जानती है ना कि ये जो है वो किंग रोडोल्फ, मतलब कि ये कौन है, वो तो उसको रोडोल्फ ही समझती है, किंग रोडोल्फ, वो तो नहीं जानती कि इसकी असलियत क्या है। तो चूँकि उसकी मंगनी हो गई, उससे शादी होने वाली है इससे। बस समझ में आ गया चैप्टर 10 क्या हुआ इसमें। नेक्स्ट चैप्टर पे है 11। हंटिंग अ वेरी बिग बोर, एक बहुत बड़े रीछ का शिकार, एक बहुत बड़े जानवर का शिकार। छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर 11। रोजेंडाइल वेंट टू मार्शल स्टेकेंस हाउस। मार्शल स्टेकेंस के घर जाता है रोजेंडाइल। मार्शल स्टेकेंस आपको जो आर्मी लीडर जो है उसके घर जाता है एंड चार्ज हिम विद द केयर ऑफ द प्रिंसेस। और वहाँ जाकर उससे शहजादी फ्लेविया की केयर, उसकी देखभाली करने के वो चार्ज देता है कि मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि आज से तुम जो है वो शहजादी फ्लेविया की देखभाल करोगे। वो सबसे मतलब कि बेहतरीन आर्मी लीडर के पास जाता है, मार्शल स्टेकेंस के पास, और कहता है कि फ्लेविया की रखवाली मैं तुम पर सौंप रहा हूं स्टेल्सो में। ही इन्फॉर्म मार्शल दैट ही वाज गोइंग टू फाइट विद द ड्यूक इन जेंडा। और वो ये भी इन्फॉर्म करता है कि कहाँ जा रहा है भाई, रोजेंडाइल जा रहा है ड्यूक माइकल से लड़ने के लिए जेंडा, कि मैं अपनी पूरी टीम लेकर जा रहा हूँ लड़ने के लिए जेंडा, और मैं स्टेल्सो में अब नहीं रहूँगा, तो तुम्हें फ्लेविया का ख्याल अब तुम्हें रखना है चूँकि मैं नहीं हूँ। इन द न्यूज़ पेपर इट मेड आउट दैट द किंग वॉज गोइंग फॉर अ हंटिंग एक्सकर्जन इन द जेंडा। जबकि न्यूज़पेपर में उसने ये मेड आउट किया, उसने ये न्यूज़पेपर में यह बात बताई गई तमाम रूटानी के लोगों को कि किंग रोडोल्फ जा रहे हैं स्टेल्थो से जेंडा फॉर अ हंटिंग एक्सकर्जन। हंटिंग एक्सकर्जन से मुराद होता है कि शिकार की एक मुहिम पर जा रहे हैं, शिकार वगैरह करने के लिए रीच का जा रहे हैं, तो इसलिए हंटिंग अ वेरी बिग बोर इस चैप्टर का नाम है। मतलब ये पता लगता है इस चैप्टर में बस कि वो लोग अब निकल रहे हैं स्टेल्थो से, जो कि ड्यूक माइकल और सारे विलन तो पहुंच चुके हैं जेंडा, अब सारे हीरो लोगों की बारी है कि वो जो है वो कहाँ जाए, वो जेंडा जाए और वहाँ पर फेस टू फेस लड़ाई करे ड्यूक माइकल उसके लोगों के साथ। क्लियर है चैप्टर 11। सो चैप्टर 12 उसके बाद है आई रिसीव अ विजिटर एंड बेटा हुक।
तो मैंने एक मुलाकाती का वसूल किया, या मैं एक मुलाकाती से जाकर मिला, मैंने एक वसूल किया एक मुलाकाती को, मुझसे कोई शख्स मिलने के लिए आया, एंड बेट अ हुक, और साथ में मैंने एक हुक में बेट लगाया। बेट किसे कहते हैं कि मछली वगैरह को पकड़ने के लिए कभी कभार कुछ बेट लगाए जाते हैं, कुछ कीड़े वगैरह लगाए जाते हैं फिशिंग रॉड के साथ, ताकि वो मछली पकड़ा जाए। तो बेट अ हुक का मतलब होता है जाल बनाना। मैंने एक जाल बिछाया और मैंने एक मुलाकाती को वसूल किया। रजंडाइल, सेप्ट एंड फ्रिट्स, अब सब लोग निकल रहे हैं, सारे हीरो वाली टीम। हीरो टीम कौन है? रजंडाइल है, सेप्ट है और फ्रिट्स है, उसके बॉडी गार्ड्स हैं, और प्लस 10 जेंटलमैन और 10 लोग और एक्स्ट्रा लोग और वेंट टू द शैटी ऑफ टर्लेनहिम। वो यहाँ से निकले, सेल्सो से जंडा पहुंचे, और जंडा में पहुंचे वो खास शैट्यू में, शैटी ऑफ टर्लेनहिम। शैट्यू किसे कहते हैं? कैसल को ही कहते हैं, कैसल ऑफ टर्लेनहिम भी आप कह सकते हैं। शैटी ऑफ टर्लेनहिम पहुंचे, विच वॉज 5 माइल्स अवे फ्रॉम द कैसल ऑफ जेंडा, जो जेंडा के कैसल से 5 मील के फासले पर था। और जेंडा का कैसल आप जानते हैं, जो ड्यूक माइकल की मलकियत है, जिसमें बादशाह कैद है, कैसल ऑफ जेंडा। तो कैसल ऑफ जेंडा से 5 मील के फासले पर एक और कैसल था, जिसको हम कहते हैं शैटी ऑफ टर्लिनहिम। तो रजंडाइल, सेप्ट और उसके साथ 10 लोग और फ्रिट्स पहुंचे वहां पर। दिस शैट्यू बिलोंग टू काउंट स्टेनिस्लास वॉन टर्लिनहिम। ये जो शैट्यू था, ये जो कैसल था, ये बिलोंग करता था काउंट स्टेनिस्लास वॉन टर्लिनहिम से। नवाब स्टेनिस्लास वॉन टर्लिनहिम, अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ फ्रिट्स, जो फ्रिट्स वॉन टर्लिनहिम का एक दूर का रिश्तेदार था, कजन कह लो आप उसको। तो ही लिव्स अब्रोड, लेकिन काउंट स्टेनिस्लास वॉन टर्लिनहिम जो था, चूंकि वो बाहर मुल्क में रहता था, तो उसने बड़ी कॉर्डियली, मतलब बड़े खुश अखलाकी के साथ उसने ऑफर कर दिया इसके शैट्यू को, रजंडाइल की टीम को, कि आप लोग चाहे तो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि उन्हें चाहिए थी एक ऐसी जगह जहाँ से वो अटैक कर सकें, जहाँ से करीब हो कैसल ऑफ जेंडा और वो अटैक करने में आसानी हो। तो शैटी ऑफ टर्लिनहिम, जो कि इस शख्स का था, जो रजंडाइल फ्रिट्स का दूर का रिश्तेदार था, उसने ऑफर कर दिया रजंडाइल और उसकी टीम को, दिस इज द रजंडाइल एंड इट्स टीम। तो उसको ऑफर कर दिया कि आप लोग रह सकते हैं यहाँ पर जितने दिन चाहे उतने दिन तक। सही है। He lives abroad, अच्छा सॉरी, the 10 gentlemen were told a part of truth। बाकी जो 10 लोग थे उनको थोड़े से कहानी का एक हिस्सा बताया गया था, that they were going to release king's friend imprisoned by Duke Michael। कि वो क्या करने जा रहे हैं कि ड्यूक माइकल ने बादशाह, अच्छा उनको नहीं पता था ये नकली बादशाह, उन 10 लोगों को ये बताया गया था कि ये असली बादशाह ही है, किंग रुडोल्फ है। लेकिन उनके एक दोस्त को कि ड्यूक माइकल ने कैद कर लिया कैसल ऑफ जेंडा में, उन्हें छुड़ाना हमारे मिशन का मकसद है। तो ये अ पार्ट ऑफ द ट्रूथ कह लो कि एक छोटा सा हिस्सा सच्चाई को उन्हें बता दिया गया था। द 3 रूरिटानियंस रफियंस केम टू मीट रजंडाइल। अच्छा, जब वो शैटी ऑफ टर्लिनहिम पहुंचते हैं जैसे, तो वहाँ पर 3 रूरिटानियन जो रफियंस होते हैं, रूपर्ट, लॉरेंस ग्राम, क्राफ्टस्टीन, वो मिलने के लिए आते हैं, जिसमें रूपर्ट सबसे आगे होता है, जो लीडर होता है, और 22 और 23 साल उसकी उम्र होती है, 22-23 साल के लगभग उम्र है रूपर्ट ऑफ हैंड्सो की, जो लीडर ऑफ द 6 है। अच्छा, वो इसलिए मिलने आते हैं जो कि बाकी 3 लोग तो देख चुके हैं रजंडाइल को पहले ही स्टेल्सो के अंदर, फ्लेविया के महल में। बाकी 3 गुंडे तो देख चुके ना, डिकार्ड, बर्सोनेन और डिगोटेट। लेकिन ये 3 रूरिटानियंस जो है ना, लॉरेंस ग्राम, क्राफ्टस्टीन और रूपर्ट, इन्होंने नहीं देखा था। वो मिलने के लिए आते हैं उससे और कहते हैं कि हम आपसे बस पूछने के लिए आए हैं कि मतलब आप ठीक ठाक हैं, आप सही सलामत हैं। एट डिनर टाइम रजंडाइल एंड फ्रिट्स वेंट टू द इन ऑफ जेंडा। जब रात के खाने का वक्त होता है तो रजंडाइल और फ्रिट्स ये दोनों रात का खाना खाते नहीं है शैटी ऑफ टर्लिनहिम में, वहां से निकलते हैं और जेंडा में मौजूद एक इन में जाते हैं, जिसमें चैप्टर 2 में भी मैंने आपको डिस्कस किया था, बूढ़ी मोटी औरत जिसकी 2 बेटियां थी। तो वहां पर जाते हैं, वापस हम रिटर्न कर रहे हैं उस जगह पर। देयर दे मेट विथ यंगर डॉटर, और वहां मिलते हैं वो छोटी बेटी से, और यहाँ मिलते हैं वो छोटी बेटी से जो ज्यादा प्यारी होती है, जोहान को पसंद करती है, जो ठीक है। ऑफ फैट ओल्ड लेडी, बूढ़ी मोटी औरत जो थी, उसकी छोटी बेटी से मिलते हैं जाकर, एंड आस्क्ड हर टू मीट जोहान एट द 2nd माइलस्टोन ऑफ जेंडा। और कहते हैं कि तुम जो है वो आज रात बुलाओ जोहान को, और कहाँ बुलाओ? 2nd माइलस्टोन ऑफ जेंडा। जेंडा के जंगलात, उसमें जंगलात के ना माइलस्टोन लगे होते हैं, संगे मील जिसको हम कहते हैं, मतलब पत्थर लगे होते हैं, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर ये लिखा होता है उसके ऊपर, कभी आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में। तो पत्थर वत्थर लगे होते हैं, मतलब कुतबे की तरह होता है, कबर के वैसा लगा हुआ होता है, लेकिन वो फासला बता रहा होता है। तो कहते हैं 2nd माइलस्टोन ऑफ जेंडा, जेंडा के जंगलात में दूसरा माइलस्टोन जो लगा हुआ है, वहां पर तुम मिलने के लिए बुलाओ। तुम बोला कि बस उससे मुलाकात करनी है तुम्हें। अच्छा, वो जोहान को इसलिए बुलाना चाह रहे हैं कि चूंकि रजंडाइल चाहता है कि जोहान को पकड़ ले, वहां से उसको किडनैप कर ले, क्योंकि जोहान रहता है कैसल ऑफ जेंडा के अंदर ही, ड्यूक कीपर है वो, तो वो बता सकता है कि किंग कहाँ पर मौजूद हैं अंदर, मतलब के, ठीक है। When they reach, अच्छा फिर ये सब बताकर फिर निकल जाते हैं वहां से। When they reach शैटी ऑफ टर्लिनहिम, जब वापस पहुंचते हैं वो लोग अपने शैटी, रजंडाइल और फ्रिट्स, तो सेप्ट इन्फॉर्म उन्हें करता है अबाउट द इंजरी ऑफ बर्नस्टीन के इंजरी के बारे में। देखो ये 10 लोग जो है ना, 10 जेंटलमैन, इनमें से किसी का नाम हम नहीं जानते। एक बंदा है, लंबा सा बंदा है, उसका नाम बर्नस्टीन है, उसका नाम एक आया किताब में पूरे,
तो वो कहते हैं कि बर्नस्टीन जो है, जो लंबा शख्स है, उसको गोली लगी है। वो रात के खाना डिनर करने के बाद बाहर निकला था, चहलकदमी कर रहा था, जंगल के अंदर चला गया था। तो क्या था कि दरख्त के ऊपर 3 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने जो है वो क्या किया कि गोली मारी, तो एक गोली उसको लग गई बर्नस्टीन के, वो यहाँ आकर बेहोश हो गया, वो अपने कमरे में लेटा पड़ा है। तो मतलब तुम जो है वो बाहर मत निकलना कहीं पर भी बिना मुझे बताए। जैसे अभी तुम बाहर निकल के बिना बताए और जाकर घूम फिर के पता नहीं कहाँ इन वगैरह से आ रहे हो, तो आगे से तुम नहीं जाना, क्योंकि खतरे से खाली नहीं है। जेंडा का इलाका माइकल के लोगों का है, तो तुम्हें यहाँ पर खतरा है। समझ में आ गई बात ये? चैप्टर 12, आई रिसीव अ विजिटर, मैंने मुलाकाती को वसूल किया, मतलब कि जो ब्लैक माइकल के 3 रफियंस थे, गुंडे थे। एंड बेटा हुक, मैंने एक जाल बिछाया। जाल बिछाने से मुराद की भाई जोहान को पकड़ने के लिए जाल उसने बिछाया, छोटी बेटी के हाथों, मतलब उसके, ठीक है, इन की मालकन के। एन इम्प्रूवमेंट इन द जेकब स्लेटर, जेकब स्लेटर में एक बेहतरी। जेकब स्लेटर कैसे कहते हैं? जेकब इज एक्चुअली बाइबल के अंदर ये नाम है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। तो याकूब अलैहिस्सलाम को हम लोग जो है वो जेकब कहते हैं। जेकब स्लेटर याकूब अलैहिस्सलाम की सीढ़ी इसको हम कह सकते हैं कि बाइबल के अंदर एक तस्करा है कि याकूब अलैहिस्सलाम जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे, तो कहा जाता है कि वो एक ख्वाब वो देख रहे थे। ख्वाब उन्होंने कोई किया है कि ज़मीन से आसमान तक एक सीढ़ी गई हुई है, और सीढ़ी में जो है वो फरिश्ते ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ये जेकब स्लेटर कहलाता है बाइबल, इंजील मुक़द्दस के अंदर। तो उसमें एक बेहतरी, अब जेकब स्लेटर किस चीज़ को कह रहा है अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। एक इंप्रूवमेंट इन द जेकब स्लेटर, याकूब अलैहिस्सलाम की सीढ़ी में एक बेहतरी। Rupert of friends who again came to meet Razandile and offered him £1,000,000. रजंडाइल, रूपर्ट दोबारा आता है शेटी ऑफ टेलेनम रजंडाइल के पास, और रजंडाइल से कहता है कि मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ £10,00,000 और ये ड्रामाबाजी अब तुम छोड़कर चले जाओ, कुछ भी नहीं करो। रजंडाइल रिफ्यूज इस प्रपोजल। रजंडाइल क्या करता है? उसके प्रपोजल को रिफ्यूज कर देते हैं कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं नहीं एग्री करूंगा। इससे पहले भी तुमने धोखा दिया है समर हाउस के अंदर तुम लोगों ने, तो अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, कोई तुमसे ऑफर कबूल नहीं करूंगा। रूपर्ट ऑफ फ्रेंड्स को क्या करता है? फिर अटैक कर देता है उसी वक्त, क्योंकि वो दूर होता है, वो अकेले भी मिलना चाहता है, तो अपने बाकी लोगों से वो दूर होता है रजंडाइल। रूपर्ट के साथ समझ लो कि 100 फीट का फासला होता है। तो रूपर्ट ऑफ फ्रेंड्स को क्या करता है? एक डैगर की मदद से, डैगर मतलब होता है खंजर, एक खंजर की मदद से क्या करता है? अटैक कर देता है, घोप देते हैं खंजर रजंडाइल के लेफ्ट शोल्डर में, उसके उल्टे हाथ, उल्टे कंधे पर खंजर घोप देता है, और आखिरकार खून निकलना शुरू हो जाता है रजंडाइल के कंधे से, और रजंडाइल गॉट अनकॉन्शियस, और रजंडाइल बेहोश हो जाता है, और रूपर्ट जो है घोड़े में बैठकर वहां से फरार हो जाता है। When रजंडाइल regained consciousness on his bed, जब बिस्तर पर लेटा देते हैं उसके लोग रजंडाइल को, जब रजंडाइल को होश आता है तो वो देखता है कि जोहान सिटिंग ऑन अ चेयर टाइड विथ रोप्स, कि वो जोहान जो है वो कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसको रस्सियों से बांधा गया है। रात का वक्त हो रहा होता है, मतलब उसके लोग जाकर वहाँ से जोहान को किडनैप करके लेकर आ जाते हैं सेकंड माइलस्टोन से। He told रजंडाइल about the location of the king in the castle of Zenda, और जोहान पूरी डिटेल में बताता है कि बादशाह कहाँ मौजूद है कैसल ऑफ जेंडा के अंदर, उसकी डिटेल बताता है। ठीक है, तो अब देखो ये मैप जोहान ने किस तरह से बताया था, तो ये मैंने एक मैप यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है ओवरऑल कि किस तरह का मैप है कैसल ऑफ जेंडा का। तो जेंडा जो है ना वो 2 कैसल्स पर मुश्तमिल है, एक कैसल यहाँ है न्यू कैसल है, और एक ये कैसल जिसको हम ओल्ड कैसल कहते हैं। ठीक है, न्यू कैसल है और ओल्ड कैसल ये कंप्लीट कैसल ऑफ जेंडा है, जेंडा का किला है। न्यू कैसल को हम शैट्यू कहते हैं और ओल्ड कैसल जस्ट ओल्ड कैसल ही कहलाता है। न्यू कैसल के अंदर 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर है ये एंट्रेंस हॉल कहलाता है, और यहाँ से मेन डोर ऑफ शैट्यू है, ये डोर ऑफ शैट्यू है, दरवाज़ा है, यहाँ से एंटर हो सकते हैं रोड के थ्रू। ठीक है, तो इस एंट्रेंस हॉल के अंदर जोहान रहता है, और जोहान के साथ उसके 5 सर्वेंट, उसके 5 मुलाजिम यहाँ रहते हैं, लेकिन उन 5 सर्वेंट के पास कोई भी हथियार नहीं है, सिर्फ पाइक्स है उनके पास। पाइक्स कैसे कहते हैं? कुल्हाड़ा, जिस तरह से कुल्हाड़ा होता है ना, पाइक्स। तुर्गुत के पास जो था, नूरगुल जिसको बोलते हैं, ठीक है, अर्तुगुल का दोस्त जो था उसके पास जो था, तो वो पाइक्स कहते हैं, कुल्हाड़ी टाइप का होता है, एक्स टाइप का। ठीक है, तो वो उसके 5 सर्वेंट्स के पास होता है, जोहान और 5 सर्वेंट्स यहाँ रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर के अंदर, फर्स्ट फ्लोर पे 2 रूम्स हैं। राइट हैंड वाला रूम जो है ब्लैक माइकल का रूम है, और लेफ्ट हैंड वाला मोबाइन का रूम है, और ये कमरा लॉक है क्योंकि इसमें उसको इम्प्रिजन किया कि इसमें खिड़की भी लगी है। ठीक है, यहाँ मोबाइन को कैद में रखा गया है। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पर दैट इज एक क्लॉक लगा हुआ है, घड़ी लगी हुई है, यहाँ से टाइम आप देख सकते हैं, कोई भी टाइम देख सकते हैं कैसल ऑफ जेंडा। अब ये ओल्ड कैसल, न्यू कैसल है, नेक्स्ट ही ओल्ड कैसल है। ओल्ड कैसल भी हिल ऑफ जेंडा के ऊपर मौजूद है। न्यू कैसल और ओल्ड कैसल को एक ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया गया है। अगर आपको ओल्ड कैसल तक पहुंचना है तो एक ही रास्ता है पहुंचने का, वो किसके थ्रू? ब्रिज के थ्रू। पहले आपको आना है न्यू कैसल में, और न्यू कैसल के बाद ब्रिज पार करके आना है ओल्ड कैसल में। न्यू कैसल, अच्छा ये जो ब्रिज है दिस इज द ड्रॉ ब्रिज, ये ड्रॉ ब्रिज है।
ड्रॉ ब्रिज किसे कहते हैं? जो कि एक जंजीर के साथ जुड़ा होता है और उसको चाहे तो यूं करके खींचकर बंद कर सकते हैं। टॉम एंड जेरी में दिखाते हैं जैसे, यूं करके खुल भी सकते हैं, ये बंद भी हो जाते हैं, ये खुल भी जाते हैं यूं करके, ठीक है। कैसल्स वगैरह के अंदर, मुझे पता तुम लोग कहाँ देखते हो चीज़ों को, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो बंद हो जाता है और खुल जाता है, ड्रॉ ब्रिज इसको हम कहते हैं। इस ड्रॉ ब्रिज के नीचे, अच्छा, ड्रॉ ब्रिज कंट्रोल कौन करता है? ब्लैक माइकल। ब्लैक माइकल के पास चाबी है ड्रॉ ब्रिज की। रात के वक्त इस ड्रॉ ब्रिज को बंद कर दिया जाता है, सुबह के वक्त खोल देते हैं उसको। ड्रॉ ब्रिज के नीचे मोट है, मोट मतलब दलदल है, खंदक है, यहाँ पानी भरा हुआ है, पानी है टोटल, ये मोट है पूरा का पूरा, ठीक है। वैसे कार्टून के अंदर मगरमच्छ वगैरह भी होता है उसके अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मगरमच्छ नहीं है, जैसे ये पानी है, मोट है, ये दलदल है। अच्छा, अब हिल्स ऑफ ज़ेंडा में ऊपर जो ओल्ड कैसल मौजूद है, ओल्ड कैसल के फिर 2 फ्लोर है। इसके ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे 1 कमरा है। ग्राउंड फ्लोर में 2 कमरे, एक को हम आउटर रूम कहते हैं, एक को हम इनर रूम कहते हैं। आउटर रूम के अंदर जो है वो 3 स्काउंड्रेल हर वक्त इसके अंदर मौजूद होते हैं और 3 स्काउंड्रेल जो है वो ओल्ड कैसल में ऊपर यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। 3 यहाँ पर होते हैं और 3 यहाँ पर होते हैं। ये रेस्ट रूम कहलाता है। तो ये रेस्टिंग रूम है, डे नाइट की शिफ्ट होती है। नाइट शिफ्ट में अलग लोग, मतलब नाइट की शिफ्ट के अंदर जो है वो यहाँ पर डिचार्ड, बर्सोनिन, डिगॉटेड ये होते हैं। डे शिफ्ट में ऊपर जो है वो, फिर नाइट शिफ्ट में ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं रुपर्ट ऑफ हेंज़ो, लॉन्डेनग्राम और क्राफ्टस्टीन। ये 3 की शिफ्ट, नाइट की शिफ्ट अलग है। नाइट की शिफ्ट में 3 रेस्ट कर रहे होते हैं और 3 जो है वो यहाँ पर ड्यूटी दे रहे होते हैं, ठीक है। डे में रिवर्स हो जाता है। इनर रूम के अंदर किंग रोडोल्फ, बादशाह रोडोल्फ को यहाँ पर कैद रखा गया है, यहाँ पर वो कैद है, ठीक है। इसी पर उनको जो है वो कैद रखा गया है, इम्प्रिजन किया गया है। ऊपर वाले कमरे का नीचे वाले कमरे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब जोहान बता रही है, मेरी ज़बानी सुने, ये सब जोहान ये सब बता रहा था। ऊपर वाले कमरे का नीचे वाले कमरे से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे सीढ़ी है जो डायरेक्ट ड्रॉ ब्रिज तक आती है, जो उसके सामने तक आती है, लेकिन ऊपर वाले कमरे से डायरेक्ट नीचे वाले कमरे में आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आपको बाहर से जाकर भी गेट से अंदर जाना पड़ेगा। किंग रोडोल्फ के कमरे में कोई खिड़की नहीं है। किसी ज़माने में खिड़की थी वहाँ मौजूद, मतलब पहले खिड़की थी, बट उस खिड़की को, ये जो खिड़की यहाँ पर मौजूद थी, इस खिड़की को हटा दिया गया यहाँ से और इसके साथ एक पाइप जोड़ दिया गया है। इस पाइप को कहा जाता है जेकब्स लैडर। ये जो पाइप जोड़ा गया है, अर्धनवेयर है, मिट्टी का बना हुआ एक पाइप है, इसको हम लोग जेकब्स लैडर कहते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम की सीढ़ी, इसमें लोग नहीं जाते, इसमें फरिश्ते ऊपर नीचे नहीं जाते, इंसानों को फेंका जाता है यहाँ से। मतलब अगर कोई यहाँ पर आकर हमला करेगा इस डोर पर, मतलब माइकल, तो क्या करेगा, अंदर के जो लोग होंगे 3 लोग, वो किंग को मार के यहाँ से फेंक देंगे नीचे, ताकि वो क्या नीचे यहाँ पर मोट है, इसमें जाकर वो डूब जाए, ताकि सुराख मिट जाए उनके गलत कामों का। इसके लिए एक जेकब्स लैडर को बनाया गया है। ये जेकब्स लैडर ब्लैक माइकल के हुक्म पर बनाया गया है और इसको जेकब्स लैडर का नाम दिया था रुपर्ट ऑफ हेंज़ो ने। रुपर्ट ऑफ हेंज़ो ने इसको नाम दिया था, क्योंकि जब इसको लगता हुआ बादशाह अंदर से देख रहा था ना, तो बादशाह ने सवाल किया था कि ये क्या है रुपर्ट ऑफ हेंज़ो से। तो लॉर्ड रुपर्ट ऑफ हेंज़ो ने बताया था कि इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन द जेकब्स लैडर। ये याकूब अलैहिस्सलाम की सीढ़ी में एक बेहतरी है। उसमें तो ये होता था कि फरिश्ते ऊपर नीचे जाते थे, इसमें इंसानों को ऊपर से नीचे फेंकेंगे। तो उसको ये नहीं बता रहे कि तुम्हें ही फेंकेंगे, कि तुम्हें मारने के बाद, बट उसको जेकब्स लैडर नाम इसलिए दिया गया, ठीक है। और बनाया किसने था इसको? जोहान और उसके भाई मैक्स हॉफ। जोहान है उसका भाई है मैक्स हॉफ, उन्होंने इसको बनाया था ब्लैक माइकल के ऊपर, और रुपर्ट ऑफ हेंज़ो ने उसका नाम दिया था जेकब्स लैडर का, ठीक है। तो ये इस तरह से लैडर है और यहाँ पर भी मोट है। यहाँ पर कश्ती मौजूद है कि उस कश्ती में मैक्स हॉफ रहता है। मैक्स हॉफ मतलब वो क्या करता है यहाँ पर, इस मैक्स हॉफ इसकी रखवाली करता है, मैक्स हॉफ इसकी गार्डिंग करते हैं, इस माइकल की इस इन्वेंशन की, इस ईजाद की, जेकब्स लैडर की हर वक्त, ताकि यहाँ से कोई आ नहीं सके। बराबर में एक और हमारे पास क्या है कि हिल है और हिल के ऊपर कोने में जो है वो दरख्त लगा हुआ है और यहाँ से फॉरेस्ट ऑफ ज़ेंडा, ज़ेंडा के घरे जंगलात हैं। ये ओवरऑल ये मैप जो मैंने ड्रॉ किया है टोटली, मतलब अपनी इमेजिनेशन से, अपनी सोच से, तो ये बता रहे हैं आपको कैसल ऑफ ज़ेंडा। डिटेल में घर जाकर उसको आप देखिएगा, समझिएगा कि इस मैप के अंदर जो है वो क्या चीज़ है, कहाँ पर मौजूद है। अभी मैं और बताऊंगा जब इस सीन यहाँ पर आएगा, ठीक है। लेकिन पहले जहन में थोड़ा सा रख लें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद है। न्यू कैसल क्या है, ओल्ड कैसल क्या है, न्यू कैसल में कौन है, ओल्ड कैसल में कौन है, और मोट वगैरह क्या है, ठीक है। यहाँ पर एक मोट है, एक मोट यहाँ पर है, और इधर पर फिर एक हिल है और हिल के ऊपर एक दरख्त लगा है, और जेकब्स लैडर यहाँ से इस मोट पे आ रहे हैं। क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, वापस अब चैप्टर 14 इज अ नाइट आउटसाइड द कैसल, कैसल से बाहर एक रात, ठीक है। प्रिंसेस फ्लेविया केम टू ज़ेंडा व्हेन शी हर्ड अबाउट द इंजरी ऑफ रज़नडाइल। जब प्रिंसेस फ्लेविया ने सुना कि रज़नडाइल को रुपर्ट ऑफ हेंज़ो ने चाकू मार दिया, तो वो स्टेल्सो में नहीं रुक पाई, मतलब वो उसको बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई वो, और बेचैनी के आलम में वो क्या, वो मार्शल सेकेंड्स के साथ वो आ गई ज़ेंडा में, सिटी ऑफ टर्लिनहेम, क्योंकि वही बची हुई थी बस ज़ेंडा के अंदर, तो वो भी आ गई। द टीम ऑफ रज़नडाइल प्लान टू रिलीज द किंग फ्रॉम जेकब्स लैडर एट नाइट। आखिरकार फिर रज़नडाइल की पूरी टीम ने, रज़नडाइल की टीम से मुराद आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेप्ट, फ्रिट्ज, रज़नडाइल प्लस 10 जेंटलमैन, ठीक है। वो उन सब ने प्लान किया कि हम रिलीज करेंगे बादशाह को, जेकब्स लैडर से हम छुड़ा लेंगे। जेकब्स लैडर जो था ना राइट हैंड में, उसके अंदर से जाकर हम बादशाह को छुड़ाकर वहां से ले आएंगे। उन्होंने ये फैसला किया।
तो रजनडाइल जो है वो आखिरकार फिर वो लोग निकले रात के वक्त, और फिर रजनडाइल जो राइट साइड से आया, राइट साइड पे दरख्त लगा हुआ था ना, दरख्त पे उसने जो है एक रस्सी बांधी और रस्सी को बांध के रस्सी को नीचे फेंका, रस्सी से पकड़ पकड़ के मोड़ तक आ गया। मोड़ से जब आगे तैरते हुए आएगा तो क्या आएगा, एक बोट आएगा, उस बोट में मैक्सॉफ था। तो रजनडाइल देखता है मैक्सॉफ को बोट में। ही वॉज गार्डिंग जेकब स्लेटर, वो जेकब स्लेटर की रखवाली करता है। मैक्सॉफ कौन है? मैक्सॉफ वॉज द ब्रदर ऑफ जोहान, जोहान का भाई है ये। तो वो रखवाली कर रहा था जेकब स्लेटर की। ही वॉज स्लीपिंग, और वो सो रहा था, मतलब रात का वक्त था तो वो सो रहा था, राइट टाइम है। अ नाइट आउटसाइड द कैसल का मतलब ये रात के वक्त हो रहा है। वो सो रहा था कैसे उसमें, तो अपने बोट में ही स्टेप्ड एंड किल्ड हिम। वो क्या करता है, अपने चाकू घोंपता है, खंजर घोंपता है मैक्सॉफ को, और आखिरकार मैक्सॉफ को मार देता है। तो मैक्सॉफ की इस तरह से किलिंग हो जाती है यहाँ पर। अ फाइट वॉज स्टार्टेड बिटवीन माइकल थ्री रूटानियन रफियंस एंड द टीम ऑफ रजनडाइल। अच्छा, जब ब्लैक माइक, जाहिर सी बात है, जब मैक्सॉफ जागता है जैसे ना, तो वो जोर से चिल्लाता है, चीखता है। जैसे ही वो चीखता है तो क्या होता है, जाहिर सी बात है कि गूंजती है हर तरफ आवाज़। तो माइकल के बाकी 3 रूटानियन रफियंस जो कि ड्रेस रूम में मौजूद, रात के वक्त है ना, रात के वक्त माइकल के 3 रूटानिया वाले गुंडे, रूपर्ट ऑफ फेंड्जो, लॉरेन ग्राम, क्राफ्टसीन, ये लोग कहाँ पर होंगे? ये लोग होंगे रेस्ट रूम में। रेस्ट रूम से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के आते हैं उस डायरेक्शन में। तो वहाँ पर क्या होता है, उन तीनों की लड़ाई हो जाती है किसके साथ? सेप्ट और उसकी टीम के साथ, रजनडाइल की टीम के साथ। रजनडाइल की टीम में ज़्यादा लोग हैं, 10 लोग, 10, 2, 12 और 13 लोग हैं, जबकि इनके सिर्फ 3 है। तो रजनडाइल की टीम क्या करती है, लॉरेन ग्राम और क्राफ्टसीन माइकल के 2 गुंडों को मार देती है। 6 में से आखिरकार 2 ये उनको मार देती है। तो और जो क्या होता है, फिर लोग भागना शुरू कर देते हैं वहाँ से। तो रूपर्ट ऑफ फेंड्जो मुलाकात करता है रजनडाइल से। इसी बीच क्या होता है कि रजनडाइल की मुलाकात रूपर्ट ऑफ फेंड्जो से होती है, बट ही डिड नॉट किल रजनडाइल। लेकिन रूपर्ट ऑफ फेंड्जो के हाथ में तलवार होती है, रजनडाइल के पास कुछ नहीं होता है, लेकिन रूपर्ट ऑफ फेंड्जो रजनडाइल को नहीं मारता तलवार से। वो अकेले वो चाहता तो उसको मार सकता था, लेकिन वो नहीं मारता है, और रूपर्ट ऑफ फेंड्जो वहाँ से भाग जाता है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में आपको पता लगेगा कि वो क्यों नहीं मारता है रजनडाइल को। ठीक है, मैं समझ में आ गई इस चैप्टर में। नाइट आउटसाइड द कैसल मतलब एक तरह से वो 2 लोगों को मार तो देते हैं, लेकिन वो बादशाह को बचाने में नाकाम हो जाता है। ठीक है, हाँ, वो जाहिर सी बात है कुछ दिनों के बाद की बात ही की जा रही है, नेक्स्ट डे की बात जस्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन और उसको चाकू लगी थी, और हीरो है, हीरो को तो हजम हो जाती है सारी चीज़ें। गोली और चाकू फिल्मों में नहीं देखते क्या? तो ये तो फिक्शन है ना, तो उसमें तो मसला ही नहीं है। हीरो तो 10 गोली भी मार दो उसको, तो वो जब तक विलन को नहीं मारेगा वो खत्म नहीं होगा, स्टोरी खत्म नहीं होगी। तो आई टॉक विद अ टेम्पटर, मैं बात करता हूँ एक टेम्पटर से। टेम्पटर किसे कहते हैं? वरगलाने वाला, वरगलाने वाला या बहकाने वाला। अगर कोई इंसान किसी को बहकाता है गलत काम के लिए तो उसको हम टेम्पटर कहते हैं, जो किसी को टेम्पटेशन में डालता है। रजनडाइल मेट विद रूपर्ट ऑफ फेंड्जो नेक्स्ट डे, अगले दिन रजनडाइल मिलता है रूपर्ट ऑफ फेंड्जो से इन द फ्यूनरल प्रोसेशन, जनाजा जा रहा होता है एल्बर्ट ऑफ लॉरेन ग्राम। या लॉरेन ग्राम जो उसका मर गया जो पिछले रात, तो उसको रजनडाइल की टीम नहीं मारा है, उनका जो उसका जनाजा जा रहा होता है। तो रूपर्ट ऑफ फेंड्जो जनाजे में आगे आगे होता है। तो रजनडाइल रूपर्ट ऑफ फेंड्जो से मिलता है, और रूपर्ट ऑफ फेंड्जो डिस्क्लोज दैट ही लव मैडम एंटनी डी मोबैन। फिर रूपर्ट ऑफ फेंड्जो इस बात को डिस्क्लोज करता है, जो लीडर ऑफ द सिक्स है, कि वो मोहब्बत करता है मैडम एंटनी डी मोबैन से, कि मैडम डी मोबैन से उसको मोहब्बत है। बट ड्यूक माइकल कम्स इन हिज वे, लेकिन ड्यूक माइकल उसके रास्ते में आता है, क्योंकि मैडम डी मोबैन जो है वो ड्यूक माइकल को पसंद करती है। तो जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक मैं तो शादी नहीं कर सकता मैडम डी मोबैन से, तो क्यों ना। तो रूपर्ट ऑफ फेंड्जो ऑफर्ड रजनडाइल टू किल ब्लैक माइकल। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ कि तुम ब्लैक माइकल को मार दो जान से, सो दैट ही कुड मैरी मोबैन, ताकि वो मैडम डी मोबैन से शादी कर सके। मतलब अपने ही मालिक को जो है मारने की बात करता है। तो बहुत ज़्यादा चालाक और होशियार और अय्यार और मक्कार शख्स है रूपर्ट ऑफ फेंड्जो। तो वो कहता है कि मैं चूंकि शादी करना चाहता हूँ मोबैन से, तो तुम जो है वो ब्लैक माइकल को मार दो। तो वो कहता है ठीक है, मैं सोचता हूँ इस चीज़ पर जो तुम्हारा प्लान है, लेकिन मैं अभी कोई हामी नहीं भर रहा। तो ये है आई टॉक विद अ टेम्पटर, मैं वरगलाने वाले से बात करता हूँ। तो ये वरगलाने वाला टेम्पटर जो है ये रूपर्ट ऑफ फेंड्जो है, जिसको सार है कि तुम ब्लैक माइकल को मार दो ताकि मैं शादी कर लूँ मोबैन से। ठीक है, समझ में आ गया ये चैप्टर? सिंपल है, बहुत छोटा चैप्टर था। नेक्स्ट, नहीं रजनडाइल की बात नहीं, मैं रजनडाइल तो गुजर रहा था वहां से, रजनडाइल अकेले नहीं था, रजनडाइल सेप्टर ऑफ लेविया, वो तीनों चहलकदमी कर रहे थे, स्ट्रोलिंग कर रहे थे अगले दिन। तो उनकी इत्तेफाक से उनकी जो है वो मुलाकात होगी, जनाजा गुजर रहा था, तो उनको पता लगा ये तो वही लोगों को जनाजा है जिनको हमने कल मारा है। तो जनाजे में तो पता नहीं हो सकता क्योंकि वो शहर के बीच में ही है। तो चैप्टर नंबर 16 है अ डेस्परेट प्लान, एक लाउबाली सा मंसूबा, जानबूझ के बनाया गया एक मंसूबा। ठीक है, डेस्परेट प्लान। Johann told Rosendale that Duke Michael imprisoned a physician from Strelso in the cell of king. जोहान दोबारा आता है। अच्छा, जोहान को पिछली बार जब जोहान जो इन्फॉर्मेशन देता है ना,
तो रोजेंटाइल क्या करता है, जोहान को बहुत सारे सोने के सिक्के देकर रुखसत करता है। अब जोहान लालची बंदे, ग्रीडी है, तो वो लालच के मारे दोबारा आ जाता है उसको और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो रोजेंटाइल, तो जोहान आता है, रोजेंटाइल को बताता है कि ड्यूक माइकल ने एक फिजिशियन, एक डॉक्टर को भी कैद में डाल दिया है, जो कि बादशाह की तबीयत खराब हो रही थी। तो ड्यूक माइकल ने स्टाइल्सो से एक डॉक्टर को बुलवाया और उस डॉक्टर को उसने क्या कर दिया, उसने जो है वो उसको भी जो है वो कैद में डाल दिया और बोला कि अब जब तक बादशाह जिंदा है तुम जिंदा रहोगे, बादशाह मर गया तो तुमको ही मार देंगे, तो उसको तुम किसी भी तरह तबीयत उसकी ठीक रखो। इतनी मेहनत करके उसने डॉक्टर बना, MBBS किया और उसको उसने प्रिजन में डाल दिया। मतलब डॉक्टर के साथ यही होता है। Johann informed that the cell is looked after by Descartes and Bersonin at night while Rupert of Hentzau and Decotet by day। अब चूंकि माइकल के 6 गुंडे में से 2 गुंडे कम हो गए, तो जोहान बताते हैं कि डिचार्ड और बर्सोनिन रात के वक्त देखते हैं, रखवाली करते हैं, जबकि रूपर्ट ऑफ हेंट्जू और डिकॉटेट दिन के वक्त रखवाली करते हैं। मतलब रात के वक्त ये लोग रेस्ट कर रहे होते हैं रेस्टिंग रूम में, जबकि वो दोनों देख रहे होते हैं, दिन के वक्त उसका उलट हो जाता है। तो मतलब थोड़ी ड्यूटी चेंज हो गई 2 लोगों के मरने की वजह से। रोजेंटाइल ऑफर्ड जोहान 50,000 पाउंड। रोजेंटाइल जोहान को बोलते हैं मैं तुम्हें 50,000 पाउंड दूंगा फॉर ओपनिंग द मेन गेट ऑफ शेट्यू एट 2 o'clock इन द नाइट। कहते हैं आज रात 2 बजे तुम क्या करना, रात के 2 बजे तुम शेट्यू का मेन गेट जो है ना, जो उल्टे हाथ पे मैंने दिखाया था, मेन गेट शेट्यू को तुम खोल देना रात के 2 बजे। मैं तो इस काम को करने के मैं तुम्हें 50,000 पाउंड देता हूँ। ही गेव जोहान अ नोट टू सेंड मोबैन, और जोहान को वो एक नोट भी देता है, एक रसीद देता है और कहता है कि ये नोटिस जो है वो मोबैन को तुम दे देना, ये मैंने फ्रेंच में लिखा है, ये मोबैन समझ जाएंगी। अच्छा, चूंकि राइट साइड से जब वो एक तरफ से जब यहाँ से उन्होंने अटैक किया था तो मतलब राइट साइड से जेकब स्लेटर से तो वो फेल हो गए थे, तब उनको लगा कि अब वो लेफ्ट हैंड से मतलब मेन डोर से अटैक करते हैं ताकि वहाँ से क्या पता उनको कामयाबी मिल जाए। लेकिन राइट साइड से दोबारा अटैक करते हैं तो वो तो पहुँच जाते हैं ना, क्योंकि अब तो वहाँ पर कोई रखवाली करने वाला था नहीं। राइट साइड से लेफ्ट साइड से मतलब इस तरफ से तुम कह रहे हो, जेकब स्लेटर की तरफ से, जेकब स्लेटर की तरफ से तो क्यों नहीं था जेकब? 4 लोग तो अभी भी मौजूद है ना, लेकिन बोर्ड वगैरह में तो कोई नहीं है ना। मैक्स हॉफ तुम कह रहे हो नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अंदर भी अगर तुम जाओगे ना जेकब स्लेटर के अंदर, तो जेकब स्लेटर से जो रास्ता अंदर जा रहा है ना, मतलब उसकी तरफ कह लो कि जो अंदर कमरे की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा कि सलाखें लगी हैं, बार्स लगे हुए, सलाखें लगी हुई है ना, तो वहाँ से नहीं जा सकते हैं। वो भी रोजेंटाइल ने देखा था, वो मैंने पीछे बताया नहीं आपको। अब उसके लिए क्या होता है, सलाखों को बार्स को अंदर से, कमरे के अंदर से खोलना पड़ता है, स्क्रू लगा हुआ था, तो वो स्क्रू बाहर से नहीं खोल सकते, अंदर से खोल सकते हैं, तो वहाँ से तो जाहिर सी बात है लेकर नहीं जा सकते उसको वैसे भी। ही गेव जोहान अ नोट, उसने कहा कि नोट लेकर जाओ, मोबैन को दे देना। मोबैन हैड टू क्राई द नेम ऑफ रूपर्ट एंड माइकल एट 2 AM, और उस नोट में लिखा हुआ था कि रात के जैसे 2 बजे वैसे 2 बजे क्या करो तुम, हेल्प माइकल हेल्प, रूपर्ट ऑफ हेंट्जू हेल्प, ये चिल्लाना शुरू कर दो बिला वजह में। एक जानबूझ के बनाया हुआ मंसूबा है कि जानबूझ के तुम चिल्लाना शुरू कर दो, रूपर्ट और माइकल का नाम लेना शुरू कर दो रात के 2 बजे। मतलब ये उनका प्लान था, उसके बाद आगे पता लगेगा कि कैसे क्या होता है। वही चाह रहे थे कि जैसे रात के 2 बजे ये नाम लेंगे रूपर्ट ऑफ हेंट्जू या फिर ब्लैक माइकल का, तो क्या होगा कि माइकल या रूपर्ट अपने कमरे से निकल के ये लोग आएंगे, तो वो लोग बाहर क्या करेंगे, उनको खत्म कर देंगे किसी तरह से, जब वो लोग अफरा तफरी में जब बाहर आ रहे होंगे। तो इस काम के लिए उन्होंने मोबैन को इस्तेमाल किया है कि तुम ये करना। स्टेकेंस एंड फ्लेविया विल बी इन द शेट्यू ऑफ टेलेनेम, जबकि ये 2 लोग नहीं जाएंगे, ये 2 लोग नहीं जाएंगे कहाँ पर भाई, ये लड़ने के लिए, चूँकि फ्लेविया तो वैसे भी नहीं जा सकती चूँकि वो शहजादी हैं। मार्शल सेकेंड्स इनको रखवाली करनी है इनकी, तो उनको बोला कि तुम आप दोनों जो है वो शेट्यू ऑफ टेलेनेम में ही रुकिएगा, क्योंकि हम बाकी सारे लोग जो है हम लोग जाएंगे अटैक करने के लिए। फ्लेविया स्लिप्ड हर रिंग ऑन रोजेंटाइल फिंगर। अच्छा, उसी रात फिर क्या होता है कि फ्लेविया जो है वो एक अपनी अंगूठी उतारती है और अपनी अंगूठी उतार कर रोजेंटाइल के जो है वो उसके उंगली में पहनाती है। मतलब एक तरह की इंगेजमेंट सेरेमनी वहाँ पर उनकी परफॉर्म होती है, जिसमें फ्लेविया जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं रोजेंटाइल से। उसको ये नहीं पता कि वो तो किंग रोडोल्फ ही समझती है उसको अभी तक, तो वो उसको एक अंगूठी पहना देती है। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। समझ में आ गया चैप्टर 16। नेक्स्ट चैप्टर पे है चैप्टर 17, यंग रूपर्ट्स मिडनाइट डाइवर्जन, जवान रूपर्ट की आधी रात की शैतानियाँ। तो डाइवर्जन शैतानी या और मिडनाइट आधी रात। रोजेंटाइल वेंट टू द कैसल ऑफ ज़ेंडा अकॉर्डिंग टू द प्लान। रोजेंटाइल क्या करता है भाई, कैसल ऑफ ज़ेंडा जाता है प्लान के मुताबिक अपने तमाम लोगों को लेकर। अच्छा, वो अलग जाता है, चूंकि अच्छा रोजेंटाइल का काम अलग है, ये अलग है। तरह एक और चीज़ समझ लें, सारे लोग तो जा रहे हैं, लेकिन रोजेंटाइल वाहिद है जो राइट साइड से अटैक करेगा, राइट साइड से आएगा, बाकी सारे लोग लेफ्ट साइड से आएंगे। ठीक है, वो राइट साइड से आने वाला है और बाकी सारे लोग लेफ्ट साइड से आने वाले हैं। नहीं तो वो जहाँ जेकब स्लेटर में नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू जेकब स्लेटर, वो जेकब स्लेटर के अंदर वो नहीं जाएगा, वो वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। ठीक है, वो जेकब स्लेटर के पास से वो आगे बढ़ेगा, मतलब वो ब्रिज के साइड पे आएगा, ड्रॉ ब्रिज के साइड पे उस तरफ से। जेकब स्लेटर में तो कोई फायदा ही नहीं है ना जाके, वो ब्रिज की तरफ आएगा।
ठीक है, ब्रिज से उसको अटैक करना है, बाकी सारे लोग लेफ्ट साइड से अटैक करेंगे। इसलिए क्या होता है कि कैसल ऑफ ज़ेंडा से रजनडाइल, कैसल ऑफ ज़ेंडा जाता है प्लान के मुताबिक एंड वॉकिंग नियर द जेकब्स लेडर, और जेकब्स लेडर की तरफ से वो वॉकिंग लिख दिया, वेटिंग नहीं, अच्छा वेट करता है, वेटिंग नियर द जेकब्स लेडर, और वो इंतजार करता है जेकब्स लेडर के पास, फेसिंग टुवर्ड्स द विंडो ऑफ मोबैन, मोबैन के कमरे की खिड़की की तरफ देखता है, वो वेट कर रहा होता है वो, ठीक है। तो इन केस अगर आपको डायग्राम जहन में है तो आपको चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अदरवाइज अच्छा मैं बता दे रहा हूँ उसमें, ठीक है, एक काम करो तुम एस्केप दबाओ, ESC ऊपर एस्केप का बटन होता है ना, वो दबाओ, सही है, बस रुको। अच्छा नीचे फिर जो डायग्राम होगी ना बस उसको क्लिक कर देना, ये वाली डायग्राम, हाँ ओके। देखो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये लेफ्ट साइड से यहाँ से सेप्ट और उसकी टीम एंटर होगी रात के 2 बजे, क्योंकि ये दरवाज़ा खुला छोड़ेगा जोहान, जिसके लिए 50,000 पाउंड उसको दिए गए, ये वाला ये जोहान, ठीक है। ये तो लिखा हुआ भी मैंने, घर जाकर उसको क्लियरली देख लेना, सब चीज़ लिखी हुई मैंने यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ से इधर से यहाँ से आएगा कौन भाई, रजनडाइल, जो यहाँ से पहले रस्सी बांधेगा, रस्सी बांध के रस्सी फेंकेगा, ये रोप है, रस्सी से पकड़ के रस्सी नीचे आएगा, फिर यहाँ से या तो मैक्सॉफ्ट तो मर चुका है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से जा नहीं सकता, इधर पे मैंने बताया कि अनलॉक है। फिर यहाँ से और आगे बढ़ेगा, चूंकि ये पूरे जो है पानी चल रहा है, नहीं तो बीच में एक आइलैंड की तरह ही है, इधर से वो इधर से क्रॉस करके यहाँ पर आकर, इधर पर जो लिखा हुआ मैंने रजनडाइल वॉज हेयर, वो यहाँ पर आकर रुकेगा, और यहाँ से वो देख रहा होगा इस खिड़की को, ये सीन है, ठीक है। ये यहाँ से और बाकी लोग इधर से अटैक करेंगे, समझिए। तो माइंड में बना लो, ये बार बार डायग्राम मैं नहीं खोलूंगा यहाँ पर इसकी, ठीक है। चलो ओपन करो दोबारा, समझ में आ गई बात क्या बता रहा हूँ, ठीक है। स्लाइड शो पे जाएं, दिस वन, यस, ठीक है। तो ड्यूक माइकल, द विंडो वाज ओपन, खिड़की खुली थी मैडम मोबैन के कमरे की, एंड ही सॉ रूपर्ट ट्राइंग टू होल्ड मोबैन, और वो उस खिड़की से देखता है रजनडाइल कि रूपर्ट ऑफ हेंड्जो क्या कर रहा है, वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है मैडम एटेंडी मोबैन को, वो खिड़की से उसको चीजें दिख रही होती हैं। ड्यूक माइकल केम एंड ऑर्डर रूपर्ट टू गो आउट बिकॉज ही वाज गोइंग टू लिफ्ट द ड्रॉबरिज। ड्यूक माइकल आता है बड़े गुस्से में, अपने कमरे से निकल कर आता है मोबैन के कमरे में, बोलता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से जाएं, और चूंकि रात का वक्त हो गया है और अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ड्रॉबरिज को लिफ्ट करने वाला हूँ, उठाने वाला हूँ, तो अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम तैर कर जाना पड़ेगा, ड्रॉबरिज बंद कर दूंगा, तुम कैसे रेस्ट रूम तक जाओगे अपने। तो फिर आखिरकार वो लोग वहाँ से, मतलब रूपर्ट वहाँ से निकलता है और रेस्ट रूम में चला जाता है। 1:30 बजे का टाइम हो जाता है, घड़ी देख रहा होता है रजनडाइल, तो घड़ी में 1:30 बजे का टाइम हो जाता है, रात के 1:30 बजे, अच्छा तो आधा घंटा पहले प्लान से रजनडाइल देखता है रूपर्ट को दोबारा, रजनडाइल दोबारा देखता है रूपर्ट ऑफ हेंड्जो को। ही हैड अ सॉर्ड इन हैंड, उसके हाथ में तलवार होती है। ही जंप्ड इन द मोट, वो जंप लगाता है मोट में, एंड वेंट अगेन टू द रूम ऑफ मैडम एटेंडी मोबैन, और दोबारा क्या करता है वो मैडम एटेंडी मोबैन के रूम में दाखिल हो जाता है तलवार लेकर के, ठीक है। तो ये है यंग रूपर्ट्स मिडनाइट डाइवर्जन, जवान रूपर्ट की आधी रात की शैतानी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर रजनडाइल फिर सोचता है कि देयर आर मोर प्लान्स विच आर गोइंग ऑन इन दिस कैसल टू नाइट, कि मेरे प्लान के अलावा भी कोई बंदा अपने प्लान बनाकर बैठा हुआ है आज की रात, वो रूपर्ट ऑफ हेंड्जो है, जो वो निकल आया और दोबारा वो गया है उस कमरे के अंदर। अब देखते हैं आगे क्या होता है चैप्टर 18 में। द फोर्सिंग ऑफ द ट्रैप, जाल की कुवत। व्हेन मोबैन सॉ रूपर्ट, जब मोबैन देखती है रूपर्ट ऑफ हेंड्जो को, शी क्राइड माइकल्स नेम, वो देखते साथ देखते तलवार उसके हाथ में चिल्लाती है, माइकल का नाम लेती है, माइकल, ब्लैक माइकल, हेल्प। अच्छा ये उसको 2 बजे बोलना था, वो भी झूठ मूठ, अब इसको सच में बोलना पड़ गया ये, ठीक है। ऐसी बात 1:30 बजे, चूंकि रूपर्ट अब असली में कमरे में आ चुका है। अ फाइट ऑफ सॉर्ड्स स्टार्टेड बिटवीन रूपर्ट और माइकल इन मोबैन्स रूम। मोबैन के कमरे में रूपर्ट, ब्लैक माइकल आते हैं अपनी तलवार लेकर, और तलवार की लड़ाई शुरू हो जाती है इन दोनों के बीच में। अ क्राई ऑफ माइकल केम, फिर रजनडाइल जो है वो मोबैन के कमरे से ब्लैक माइकल की जोर की चीख की आवाज़ सुनता है, कि वो जोर से चीख मारता है, और जोहान इज मैन वेंट इनसाइड मोबैन्स रूम। उस चीख की आवाज़ सुनकर नीचे एंट्रेंस हॉल में जोहान और उसके 5 लोग वो ऊपर आ जाते हैं। फिर रजनडाइल डर जाता है कि यार ये ऊपर कैसे आ गए, 2 बजे तो उन्हें गेट खोलना है, 2 बजे ने गेट खोलना है सेप्ट के लिए, तो ये ऊपर कैसे आ गया जोहान। वो परेशान हो जाता है कि इसका मतलब तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, मेरे लोग अंदर कैसे आएंगे। रूपर्ट लीप्ड आउट फ्रॉम द विंडो इनटू द मोट। जब रूपर्ट देखता है कि 5-6 लोग आ गए जोहान और उसके लोग, तो रूपर्ट क्या करता है, खिड़की से जंप मार के मोट में छलांग मार देता है, वो मतलब पानी में छलांग मार देता है खिड़की से। मोट तो वही ना, उसके चारों तरफ मोटी है, दलदल वो है, पानी है। डिकॉटेड केम डाउन स्टेयर्स। अच्छा डिकॉटेड जब ये सब चीख की आवाज़ सुनता है तो डिकॉटेड तो ऊपर होता है रेस्ट रूम में, चीख की आवाज़ सुनकर वो सीढ़ी से नीचे उतरता है, और रजनडाइल वहीं पर मौजूद होता है, मतलब नीचे ही उसके। तो वो फौरन से क्या करता है, जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है तो रजनडाइल उसको डिकॉटेड को वहाँ पर मार देता है। तो माइकल के 4
साथ में 4 बच चुके थे, अब 4 में से एक और कम हो जाता है। रजनडाइल डिकॉटेड को किल कर देता है, उसको जो है वो चाकू मार देता है। आखिरकार रजनडाइल पे ढूंढता है डिकॉटेड के पास कोई चाबी वाबी है अंदर जाने की कमरे की, तो कमरा उसके साथ ही मौजूद होता है बिल्कुल, आउटर रूम इनर रूम। तो कमरे की चाबी, दोनों कमरे की चाबी आउटर इनर रूम को उसको मिल जाती है, और वो पहले आउटर रूम में दाखिल होता है, और जहाँ पे उसको मिलता है बर्सोनिन और डिचार्ड दोनों मिलते हैं। आउटर रूम के अंदर दोनों होता है ना, बर्सोनिन डिचार्ड। रात का वक्त हो रहा है, रात के वक्त उन्हीं की ड्यूटी है। तो बर्सोनिन को सबसे पहले क्या करता है, वह बर्सोनिन को मारता है तलवार से, बर्सोनिन को जो है तलवार से कत्ल कर देता है। रजनडाइल बर्सोनिन को भी मार देता है। एक बंदा डिकार्ड बचाता है। डिकार्ड फौरन से उठता है और अंदर चला जाता है इनर रूम में बादशाह को मारने के लिए। पीछे पीछे उसके भी रजनडाइल फॉलो करता है उसको, और वो भी अंदर चला जाता है इनसाइड द रूम, वो भी अंदर चला जाता है। डिकार्ड किल द फिजिशियन विद सॉर्ड। डिकार्ड जैसे ही अंदर जाता है, सबसे पहले वो एक तलवार मारता है फिजिशियन को, डॉक्टर को, और वो बेचारा डॉक्टर जो है उसको मार देता है, वो मर जाता है। डॉक्टर जो अंदर होता है, मैंने बताया था किस लिए, विद सॉर्ड एंड हिट द सॉर्ड ऑन किंग्स फॉरहेड। पीछे मुड़ता है, एक और तलवार मारता है डिचार्ड, किसको भाई, किंग्स फॉरहेड। वो बादशाह को मारता है, लेकिन बादशाह को तलवार उसके फॉरहेड पर, मतलब उसके जो है वो पेशानी पर वो तलवार आकर लग जाती है, और गहरा घाव पेशानी पर जो है वो उसका गहरा घाव आ जाता है तलवार का, और वो नीचे गिर जाता है। अब नहीं पता कि वो मरा नहीं मरा, लेकिन वो नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। रजनडाइल जब देखता है कि उसने फिजिशियन को भी मार दिया और साथ में इसको भी जो है वो तलवार मार दिया किंग को, तो रजनडाइल क्या करता है, रिचार्ड का गला पकड़ता है, और गला पकड़ने के बाद तलवार उसके गले में फेर देता है रजनडाइल, और उसको ज़बह कर देता है, गला काट देता है उसका, ठीक है। और आखिरकार डिकार्ड की भी मौत हो जाती है, उसको भी रजनडाइल मार देता है। तो माइकल के सिर्फ रूपर्ट ऑफ हेंड्जो बचा है, इसका मतलब है, बाकी सब मर गए, और रूपर्ट ऑफ हेंड्जो तो वहां पर था, वो छलांग मार चुका मोट से अभी। रजनडाइल हर्ड द साउंड ऑफ ड्रॉबेज लोअर डाउन। जैसे रजनडाइल उसको मारता है, अच्छा बादशाह की आवाज़, मतलब बादशाह अब गिरा हुआ है, अब वो बादशाह की दिल की धड़कन सुनने के लिए जाता है कि भाई देखता हूँ कि जिंदा है कि नहीं जिंदा है। तो जैसे ही वो दिल की धड़कन सुनने जाता है, तो बाहर से गट 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 आवाज़ आती है, मतलब एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ किसकी, ड्रॉब्रिज खुलने की, क्योंकि बंदा ड्रॉब्रिज को दोबारा खोल रहा है, क्योंकि ड्रॉब्रिज को ब्लैक माइकल ने उठा लिया था, लिफ्ट कर लिया था, तो दोबारा से ड्रॉब्रिज खुल रहा है। ही सीज द रिवॉल्वर एंड केम आउट। तो उससे पहले कि वो उसके दिल की धड़कन सुने, रजनडाइल फौरन से क्या करता है कि वो एक रिवॉल्वर वहां से पकड़ता है, और रिवॉल्वर को जेब में डालने के बाद बाहर निकल जाता है, देखने के लिए कि कौन है ड्रॉब्रिज पर, जिस ड्रॉब्रिज को खोल रहा है। तो समझ में आ गई, ये बहुत मेन चैप्टर होता है, चैप्टर 18, जिसमें बड़े बड़े प्लान, डिकॉटेड मारा, बर्सोनिन मारा, इसमें डिकार्ड मारा, सिर्फ रूपर्ट बचा। क्लियर सारी चीजें? ओके, नेक्स्ट, फेस टू फेस इन द फॉरेस्ट, जंगल में आमना सामना, ठीक है। रूपर्ट ऑफ हेंड्जो वाज इन द मिडिल ऑफ द ब्रिज विद अ सॉर्ड। देखता है कि भाई बाहर निकलते जैसे देखता है रूपर्ट ऑफ हेंड्जो ब्रिज के बीचों बीच खड़ा है, हाथ में तलवार है। मोबैन अपीयर्ड ऑन द ब्रिज एंड अनाउंस माइकल्स डेथ। मोबैन आती है ब्रिज पर और आकर बोलती है, माइकल की मौत के बारे में बताती है कि तुमने ब्लैक माइकल को मार दिया है, उसकी रूह फना, उसकी रूह उसके जिस्म से निकल चुकी है। मतलब इस तरह से ब्लैक माइकल की डेथ हो जाती है। ब्लैक माइकल को मारता कौन है, रूपर्ट ऑफ हेंड्जो मारता है तलवार से। तो चिल्लाने की आवाज़ जो माइकल की आती है उसके मोबैन के कमरे से। मोबैन फायर्ड एट हिम। मोबैन बदला लेने के लिए क्या करती है, रिवॉल्वर उठाती है अपने हाथ से और किसको मारती है, वो रूपर्ट की तरफ फायर करती है, बट शी मिस द शॉट, लेकिन गोली रूपर्ट को नहीं लगती है। अच्छा क्या है कि इस तरह से है ना कि ड्रॉब्रिज इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पर ये खड़ा हुआ है रूपर्ट, इस तरफ देख रहा है रूपर्ट, ठीक है, और यहाँ पर ये खड़ी हुई है जो है वो मैडेडी मोबैन, और यहाँ पर ये खड़ा हुआ है ड्रॉब्रिज के इस तरफ रजनडाइल। दूसरा वो खड़ा हुआ ना, इस तरह खड़ा हुआ है, और ये इस तरफ देख रहे हैं, ये मोबैन इधर पे गोली मार रही है उसको। अब रूपर्ट को गोली मारती है तो गोली रूपर्ट को लगती नहीं है, रजनडाइल के ऊपर, सर के ऊपर के वुड वर्क पे, लकड़ी पर जाकर उसको लग जाती है गोली। और ये गोली इसको मारती है, गोली मिस होके रजनडाइल के ऊपर जाकर लग जाती है, सर के ऊपर। दोबारा वो हाथ उठाती है गोली मारने के लिए। तो रूपर्ट ऑफ हेंड्जो दोबारा जब देखता है कि दोबारा हाथ उठा रही गोली मारने के लिए, तो वो कहता है कि आई कांट किल अ वुमन आई लव। जिस औरत से मैं मोहब्बत करता हूँ मैं उसको मार नहीं सकता। और वो क्या करता है, वो वहीं से छलांग मार के नीचे मोट में जब, हाँ तो मतलब उसको मार रहा नहीं है ना, इसको मोबाइल को मारेगा तो नहीं है, तो जो किसको तो शादी करनी है इसे, तो वो छलांग मार के क्या करता है, मोट में छलांग मार देता है, स्विमिंग मतलब पूल में चला जाता है। तो एट दिस मोमेंट, तो रूपर्ट लीप्ड फ्रॉम द ब्रिज इनटू द मोट। एट दिस मोमेंट सेप्ट मैन ब्रोक द डोर ऑफ मेन गेट ऑफ शैट्यू। जब से ये काम ये छलांग मारता है, रजनडाइल को दूर से खटपट की आवाज आती है। अब वो खटपट की आवाज क्या है कि सेप्ट और उसके लोग दरवाजा को तोड़ रहे थे, उसके मतलब मेन डोर ऑफ शैट्यू। तो अब उसको पता लग जाता है कि मेरे लोग तो आ गए, अब तो मेरा काम कुछ नहीं है, अब तो वो अपना काम संभाल लेंगे, मैं रूपर्ट ऑफ हेंड्जो के पीछे भागता हूँ कि बाकी लोग तो मर चुके हैं। तो रजनडाइल फॉलो करता है रूपर्ट ऑफ हेंड्जो को। रूपर्ट ऑफ हेंड्जो क्या करता है कि वो पहले तो वो तैरते तैरते मोड़ से आता है उस रस्सी के जानिब, रस्सी पकड़ के, रजनडाइल जिस रस्सी से नीचे उतरा था, रस्सी पकड़ के वो फॉरेस्ट ऑफ जेंडा की तरफ भाग जाता है। रजनडाइल उसके पीछे पीछे आता है, फॉलो करता है उसको, रस्सी पकड़ के ऊपर जाते हैं और तलवार लेकर जो है भागता है उसके पीछे। रूपर्ट स्नैच्ड द हॉर्स ऑफ अ गर्ल
अच्छा फिर आगे जाकर देखता है रजनडाइल, तो रुपर्ट क्या कर रहा होता है? रुपर्ट ऑफ हैंड्सू वो एक फार्मर, एक किसान की बेटी होती है घोड़े पर, उसको घोड़े से वो तारता है और उसको घोड़ा छीन लेता है। उस लड़की का 14 साल की छोटी बच्ची होती है, उसको घोड़ा छीन लेता है कि घोड़े में भागने के लिए, मतलब उसको घोड़ा चुरा लेता है। फ्रिट्स केम इन द सीन, इसी दौरान क्या होता है? फ्रिट्स मंजर में आ जाता है, फ्रिट्स वहां पर दिखाई देता है घोड़े पे आता हुआ, और रुपर्ट वहां से फरार हो जाता है, वहां से घोड़ा लेकर उस लड़की का भाग जाता है। तो इस तरह से रुपर्ट का सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सारे विलेंस में से रुपर्ट ऑफ हैंड्सू वाहिद है जो कि इस स्टोरी के अंदर नहीं मरता है, उसकी डेथ नहीं होती, उसकी मौत नहीं होती है, और स्टोरी के एंड तक उसकी मौत नहीं होती है, वाहिद विलेन है ये। इसके लिए सर एंथनी होप हॉकिंस ने एक और नॉवेल लिखा है रुपर्ट ऑफ हैंड्सू के नाम से, जिसमें उसकी डेथ के बारे में बताया है, बट वो हमारे सेकेंड ईयर कराची बोर्ड के अंदर नहीं आता है। अगर आप जिंदगी में कहीं मौका मिला तो आप उस नॉवल को भी पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पर रुपर्ट ऑफ हैंड्सू की डेथ यहाँ पर नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है। तो वहां से फिर वो भाग जाता है, मतलब अनकॉन्क्वर्ड, उसको कोई फतेह नहीं कर सकता है। माइकल भी मर चुके, सब मर चुके हैं, सिर्फ ये बच गया। फ्रिट्स टोल्ड रजनडाइल दैट किंग वाज अलाइव, फ्रिट्स बताता है रजनडाइल को कि बादशाह सलामत जिंदा है, हमने उनको देख लिया है कि वो जिंदा, उनकी दिल की धड़कन चल रही है, अगर उनको घाव लगा है। व्हेन रजनडाइल हर्ड अबाउट द किंग ही बिकेम वेरी हैप्पी, जब रजनडाइल को पता लगता है कि बादशाह सलामत जिंदा है और हमने उसको बचा लिया है तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा थक चुका होता है, और उसको जख्म भी राइट से बात है शोल्डर में होता है जिसके, इतना थक चुका होता है और उसका जख्म इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है कि वो फ्रिट्स के कंधे पे सर रखकर वहीं पर फॉरेस्ट ऑफ ज़ेंडा में सो जाता है और उसको नींद आ जाती है। समझ में आ गई बात? चैप्टर 19 में क्या हुआ? आगे आते हैं चैप्टर 20, द प्रिजनर एंड द किंग, कैदी और बादशाह। आखिरी चैप्टर्स 20, 21 बस लास्ट चैप्टर्स हैं, 21, 22। प्रिंसेस फ्लेविया वाज अराइविंग द शैटी ऑफ ज़ेंडा विद मार्शल स्टैकेंस इन अ हॉर्स कैरेज। जब शहजादी फ्लेविया को पता लगता है कि मतलब रजनडाइल को बहुत ज़्यादा घाव लगा है, जो कि सेप्ट जो है ना खत भेज देता है शैटी ऑफ टर्लेनेम, क्योंकि सब चीज़ तो ठीक हो गया है, लेकिन मसला है कि बादशाह सलामत को एक चोट लगी है ना फोरहेड पे, तो वो फ्लेविया को जब पता लगता है तो फ्लेविया और कहते हैं आप भी आ जाएं, आप देख लें बादशाह सलामत को बिल्कुल सही सलामत है, बस गहरी चोट लगी है। अच्छा, असली बादशाह सलामत की बात हो रही है क्योंकि वो तो बच के है ना अब। तो फ्लेविया आती है शैटी ऑफ ज़ेंडा मार्शल स्टैकेंस के साथ एक बग्गी में, घोड़े गाड़ी में। ऑन हर वे, रास्ते में जब वो फॉरेस्ट ऑफ ज़ेंडा में होते हैं, शी वाज स्टॉप्ड बाय द फार्मर्स डॉटर, उसको किसान की छोटी बेटी जिसका घोड़ा लेके भागे रुपर्ट, वो रोकती हैं, एंड टोल्ड हर दैट द किंग इज हियर विद फ्रिट्स बिहाइंड द बुशेस, और कहती हैं आप कहाँ जा रही हैं? तो वो कहते हैं मैं तो बादशाह से मिलने जा रही हूँ कैसल ऑफ ज़ेंडा। तो वो कहते हैं नहीं, बादशाह सलामत तो यहाँ मौजूद है बुशेस के पीछे फ्रिट्स के साथ, वो अभी सोए हुए हैं वहाँ पर उनके साथ। अच्छा, ये चीज़ अब बड़ा मसले वाली बात आ गई अब। सेप्ट अराइव्ड इन द सीन, अच्छा सेप्ट उसी मौके पर सेप्ट वहाँ पर आता है, एंड टोल्ड दैट द किंग वाज इन द कैसल ऑफ ज़ेंडा, और चिल्लाकर जोर से बोलते हैं कि शहजादी आप वहाँ पर क्यों रुकी हुई हैं? बादशाह सलामत के जो है वो तो कैसल ऑफ ज़ेंडा में मौजूद हैं, और यहाँ क्या कर रही हैं? उसको तो नहीं पता सेप्ट को यहाँ पर फ्रिट्स के साथ सोया पड़ा है वो रजनडाइल। अब वो जबकि फ्लेविया उसको बोलते सेप्ट को, लेकिन ये बच्ची तो ये बोल रही है कि वो यहाँ पर पीछे मौजूद है फ्रिट्स के साथ। अब सेप्ट को भी समझ में आ जाता है, बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है मैं जाकर देखता हूँ कौन है, मैं देखकर बताता हूँ आपको। वो कहता है आप यहीं रुकिए, मैं देखकर आ जाता हूँ कौन है। वो चाहता है कि वहाँ भगा दे उनको जाकर वहाँ से, लेकिन द गर्ल इंसिस्टेड दैट द किंग वाज देयर विद कॉन्फिडेंस, लड़की बार बार इसरार करती है कि नहीं बादशाह यहाँ पर हैं, मैंने देखा है बादशाह का वो कॉन्फिडेंस के साथ। फ्लेविया हरसेल्फ वेंट इनसाइड द बुशेस एंड सॉ रजनडाइल, फ्लेविया खुद जाती है अंदर बुशेस पे जाकर देखती है, झाड़ियों के पीछे देखती है, रजनडाइल वहाँ पर होता है। रजनडाइल डिस्क्लोज दैट ही वाज नॉट द रियल किंग, वहाँ पर रजनडाइल डिस्क्लोज करता है और बताता है कि वो असली बादशाह नहीं है, वो जस्ट बहरूपिया है, वो बस वो असली बादशाह वो नहीं है, चूंकि अब तो मामला सारा भंडा फूट चुका है ना, असली बादशाह तो वहाँ पर मौजूद है, तो नकली बादशाह है। तो वो कहते हैं मैं असली बादशाह नहीं हो। फ्लेविया फेंटेड आफ्टर नोइंग दैट ट्रूथ, जब फ्लेविया को ये सच्चाई पता लगती है कितना भयानक, कितना ऐसा मजाक उसके साथ किया गया, तो फ्लेविया क्या होती है वो बेहोश हो जाती है, और बेहोश होकर वो अनकॉन्शियस होकर वहीं पर वो गिर जाती है बेहोशी के आलम में। तो बहुत बड़ा शौक होता है उसके लिए कि उतनी देर तक वो ऐसे इंसान से मोहब्बत करती रही जो कि असली बादशाह था ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है चैप्टर 21, इफ लव फॉर ऑल, अगर मोहब्बत ही सब कुछ है तो, इफ लव फॉर ऑल, अगर मोहब्बत ही सब कुछ होती दुनिया में तो। इसके बारे में एक चैप्टर है, एक इमोशनल सा चैप्टर है। रजनडाइल वाज इन द किंग्स सेल इन द कैसल ऑफ ज़ेंडा, आखिरकार फिर वहां से रजनडाइल को उठाकर ले जाकर वहां से रख दिया जाता है बादशाह की कोठरी में, जहाँ बादशाह का भी होता था ना, बादशाह के सेल में, कोठरी में उसको डाल लेते हैं कैसल ऑफ ज़ेंडा में। फ्रिट्स इन्फॉर्म हिम दैट द किंग वांटेड टू मीट हिम, फ्रिट्स उसको बताता है कि बादशाह सलामत तुम्हें से मिलना चाहते, तुमसे मिलने के मुश्ताक है, क्योंकि तुमने जो कुछ उनके लिए किया है वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। द किंग वॉज इन ब्लैक माइकल्स रूम, और बादशाह को डॉक्टर्स उसकी देखभाल कर रहे थे, कहाँ पर? ब्लैक माइकल का कमरा जो कभी था ना, अब वहाँ पर बादशाह सलामत मौजूद थे, किंग रुडोल्फ द फिफ्थ, और उनकी देखभाल की जा रही थी। किंग रुडोल्फ थैंक्ड रजनडाइल फॉर व्हाट ही हैड डन, किंग रुडोल्फ ने
बहुत शुक्रिया अदा किया रजनडाइल का कि तुमने जो भी मेरे लिए किया वो कोई भी नहीं कर सकता था, कि तुमने मुझे बचाया, अपनी जान को जोखिम में डाल के तुमने मुझे बचाया। लेकिन मैं तुम्हें स्टेल्सो लेकर नहीं जा सकता, मैं लेकर जाना चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता। क्यों लेकर नहीं जा सकता? क्योंकि जो है वो ये राज ही रहना चाहिए, इस राज को फाश नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। फ्रिट्ज देन टुक रजनडाइल टू प्रिंसेस फ्लेविया, फिर वहाँ से वो निकलता है और रजनडाइल जो है वो फ्लेविया के पास लेकर जाता है, फ्लेविया उसको बुलाती है। दे बोथ गॉट इमोशनल देयर, और वहाँ पर क्या होता है कि जब आखिरी मुलाकात करता है फ्लेविया रजनडाइल से तो वो काफ़ी एक इमोशनल सा सीन होता है, वो दोनों बात जज्बाती हो जाते हैं। फ्लेविया डिसाइडेड दैट शी वुड मैरी किंग रुडोल्फ, फ्लेविया वहाँ पर फैसला करती है कि वो किंग रुडोल्फ से ही शादी करेगी फॉर द सेक ऑफ आवर नेशन, अपने कौम की खातिर, बिकॉज लव इज़ नॉट द ओनली थिंग इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि वो कहते हैं कि दुनिया में मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होती, लव इज़ नॉट द ओनली थिंग इन दिस वर्ल्ड। कभी कभार एक औरत की इज्जत उसको रोक देती है, अब वो चाहती है कि वो अपने ख़ानदान के साथ, अपने घर के साथ जो है वो क्या रहे भाई, वो उसके साथ रिस्पॉन्सिबल रहे, जिम्मेदार रहे, उसके साथ ट्रू रहे, सच्ची रहे, ईमानदार रहे। तो एक औरत की इज्जत उसको रोकती है इन चीज़ों से। ओके 5 मिनट। तो एक औरत जो है वो उसको रोक देती है चीज़ें, तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं मोहब्बत तो करती हूँ तुमसे लेकिन शादी में तुमसे नहीं कर सकती। शी क्लंच टू रजनडाइल, तो आखिरकार क्या होता है, वो रजनडाइल को थाम लेती है, विस्परिंग हिज नेम, उसका नाम लेती है, सरगोशी करती है, रुडोल्फ 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 बोलती रहती है। देन ही लेफ्ट हर, और जब वो बिल्कुल ही अपने मतलब इस तरह से बिल्कुल इमोशनल हो जाती है फ्लेविया, तो रजनडाइल उसको छोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है, जो कि जाहिर सी बात है आपको मकसद ही नहीं वहाँ रुकने का। सेप्ट फ्रिट्ज और रजनडाइल वेंट टू स्टेशन ऑफ जेंडा, सेप्ट फ्रिट्ज रजनडाइल सब जेंडा के स्टेशन जाते हैं। रजनडाइल टू का टिकट ऑफ ट्रेन टू द टायरोल, रजनडाइल टायरोल का ट्रेन लेता है जहाँ पर उसको जाना था। 1.5 घंटा पहले बताया था ना मैंने कि वो टायरोल का बोल कर गया था अपने घर से, तो टायरोल जाता है ताकि किताब लिख सके उसके बारे में। नाउ ही इज द ओनली रुडोल्फ रजनडाइल, अब वो सिर्फ रुडोल्फ रजनडाइल था, अब वो कोई बादशाह नहीं था। जब वो ट्रेन में बैठता है तो सोचता है अब मैं सिर्फ रुडोल्फ रजनडाइल हूँ, हु हैड बीन अ किंग फॉर 3 months, जो 3 महीने तक एक बादशाह रहा था, एक बड़ी सल्तनत का ब्रिटानिया का। 3 महीने तक इसने ड्रामेबाजी की थी बादशाहत की, और अब वो सिर्फ रजनडाइल है। एंड नाउ कम्स द लास्ट चैप्टर, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, हाल माजी और मुस्तकबिल। रजनडाइल स्पेंड 15 days इन टायरोल, 15 दिन में गुजारता है टायरोल में, सो दैट इज बियर्ड मे बी ग्रोन अगेन, ताकि उसकी दाढ़ी थोड़ी सी और बढ़ जाए, जो कि दाढ़ी शेव हो चुकी थी उसकी। देन रजनडाइल वेंट टू पेरिस एंड मेट विद जॉर्ज फिदेल्डी, पहले तो वो पेरिस जाता है और पेरिस जाकर अपने दोस्त जॉर्ज फिदेल्डी से मिलता है, तो उसको बता दे कि मैं सही सलामत हूँ। बर्ट्रम वॉज हैप्पी बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ ब्लैक माइकल, बर्ट जिसके बारे में बताया था ना, बर्ट्रम खुश था ब्लैक माइकल की मौत पर। नाउ ही कुड मैरी मैडम डी मोवेन, अब वो मैडम डी मोवेन से शादी कर सकता था, क्योंकि वो जाहिर सी बात उनका महबूब तो मर गया। रजनडाइल रीच लंदन एट हिज होम, आखिरकार वहाँ से निकलकर वो रजनडाइल लंदन पहुँच जाता अपने घर, हाउस ऑफ बर्लिजन, जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। लेटर रोज बर्लिजन सेड दैट सर जेकब ब्रोडेल वाज गोइंग टू सक्सीड लॉर्ड टॉपहैम एट स्टेल्सो। लेडी रोज बर्लिजन बताती हैं कि सर जेकब ब्रोडेल जो 6 महीने में अपना एम्बेसी खोलने वाले थे, जहाँ पर उसको जॉब मिलने वाली थी, तो वो कहती हैं कि हाँ वो बिल्कुल वो एम्बेसी खोलने वाले हैं, और वो किस जगह एम्बेसी खोलेंगे, बूढ़ा लॉर्ड टॉपहैम, ओल्ड लॉर्ड टॉपहैम, जिसके बारे में मैंने बताया था, कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था वो कॉरोनेशन में। तो बूढ़ा लॉर्ड टॉपहैम चूंकि वो रिटायर हो गया, तो स्टेल्सो में उसकी जगह पर एक एम्बेसी सर जेकब ब्रोडेल खोलने वाले हैं, वहां पर तुम असिस्टेंट बन के जा सकते हो। अब वो बोलता है कि नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, स्टेल्सो तो जा ही नहीं सकता है ना किसी भी सूरत में। वो कहते हैं नहीं मैं नहीं जा सकता वहाँ। अब घर वालों को क्या पता है इसके साथ क्या मामला हुआ 3 महीने में, तो वो कहते मैं नहीं जाऊँगा। रिजेक्टेड दिस ऑफर, वो रिजेक्ट कर देता है इस ऑफर को, बिकॉज ही कुड नॉट गो टू स्टेल्सो, किसी भी तरह से वो स्टेल्सो नहीं जा सकता था। अगर जाना ही होता तो बादशाह लेकर नहीं चले जाता उसको, तो वो तो मतलब जा ही नहीं सकता था, और उसको बहुत बड़ी कोई ओहदा मिल सकता है वहाँ पर स्टेल्सो कर चले जाए वो, क्योंकि वहाँ बादशाह की उसने जान बचाई है। लॉर्ड रॉबर्ट बर्लिजन, बॉब जिसका निक नेम है, शोड अ कॉपी ऑफ द इलस्ट्रेटेड लंडन न्यूज़। अच्छा, फिर लेडी रोज बर्लिजन कहती है कि पता नहीं क्यों नहीं जाना चाहता ये कुछ भी नहीं करना चाहता जिंदगी में ये। तो रजनडाइल सोचता है कि मैं बादशाह पर रह चुका हूँ 3 महीने तक, मैं तो ये कह रही है कुछ भी नहीं करना चाहता ये, ठीक है। तो बर्लिजन क्या करता है, एक इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, एक अखबार है इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, उसमें तस्वीरें वगैरह बनी होती हैं, तो वो निकालता है, पुरानी कोई कॉपी निकालते हैं उसकी, और उसमें एक तस्वीर दिखाते हैं कोरोनेशन सेरेमनी की अपनी बीवी को, और देखा और बताते कि देखो कितना मिलता है ये इसका बादशाह रजनडाइल से, देखे वो रजनडाइल ही है उसको ना पता ही है। वो कहता देखो ये क्यों जाएगा वहाँ पर, तो बिल्कुल हुबहू इससे मिलता है इसका बादशाह। तो वो जहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगी तो उसको छोड़ दो, नहीं जाने दो वहाँ। वंस इन अ ईयर रजनडाइल वेंट टू ड्रेसडेन टू मीट फ्रिट्ज, हर साल में एक बार रजनडाइल जाता है ड्रेसडेन, बॉर्डर सिटी बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटानिया, तो मीट फ्रिट्ज से मिलने के लिए। फ्रिट्ज मैरिड काउंटेस हेल्गा वॉन स्ट्रॉप्सिन, फ्रिट्ज की शादी हो चुकी होती है काउंटेस हेल्गा वॉन स्ट्रॉप्सिन से,
थे ना, एंड दे हैड अ बेबी एज वेल, और उनका जो है वो एक बेटा भी होता है। लास्ट टाइम जब वो मिलने जाता है तो उनके साथ उनका बेटा भी होता है, फ्रिट्स का और कॉन्टेस हेल्गा का। प्रिंसेस फ्लेविया मैरिड किंग रुडोल्फ द फोर्थ, और प्रिंसेस फ्लेविया शादी कर लेती हैं किंग रुडोल्फ द फोर्थ से, अपने ख़ानदान की खातिर रॉयल मैरिज कर लेती हैं। एंड नाउ शी इज़ द क्वीन ऑफ रूरोटानिया, और अब क्या है, वो क्वीन है, मलका है रूरोटानिया की। रज़नडाइल थैंक गॉड फॉर लविंग द नोबलेस्ट लेडी इन द वर्ल्ड। रज़नडाइल आखिरी डायलॉग में, आखिरी लाइन में शुक्र अदा करता खुदा का कि मुझे दुनिया की सबसे आला तरीन खातून से मुझे मोहब्बत हुई और मैंने उनसे मोहब्बत की। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ दिस नॉवल प्रिंस ऑफ ज़ेंडा बाय सर एंथनी होप हॉकिंस।